हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है सबके। आई होप कि यार सब लोग अच्छे होंगे। दिस इज योर एनवी सर। और एक बार फटाफट मुझे कंफर्म कर देना, ठीक है? यस, सबको आवाज आ रही है कि नहीं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। आज जेई ब्रीफ का अगला लेक्चर हम करने वाले हैं, विच इज फंक्शंस एंड आईटीएफ। ठीक है, तो दोनों ही फंक्शंस वाले चैप्टर ही है। एक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक जो अपने अलजेब्रिक फंक्शंस होता है वो भी। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। आई थिंक यस, आवाज तो आ रही है। ठीक है, कैसे है सब लोग? बढ़िया सब लोग? यस यस यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और बताओ क्या हालचाल? आई थिंक सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, डेफिनेटली आई होप कि सारे बच्चे जेई ब्रीफ वाली जो सीरीज है इसको डेफिनेटली फॉलो कर रहे होंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे हमने काफी सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। रिमेनिंग चैप्टर्स भी लगातार आपके चल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें क्या? यस, आई थिंक स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है, यहां से मतलब शॉर्ट आप मान के चलो कि कम से कम 3-4 सवाल तो आपके बनते ही बनते हैं। जैसे आजकल अगर पॉपुलर टॉपिक्स की बात करूं ना, डोमेन वाले सवाल, रेंज वाले सवाल, कॉम्पोजिट फंक्शन के सवाल, फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है, समेशन ऑफ सीरीज, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले एक एक करके। ठीक है, तो डेफिनेटली यार आप ये जो लेक्चर है उसको अच्छे से देखना, और खाली देखना नहीं है, अपने को समझना भी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे, एकदम बेसिक से ही सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है तो उनके लिए यहाँ पे सब कुछ हम वैसे भी यहाँ पे बेसिक से ही कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यस, स्टार्ट करते हैं फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, शेड्यूल, हाँ शेड्यूल मेरे ख्याल से अपडेट हो जाएगा। 1-2 दिन का टाइम आप दे दो, कम्युनिटी पोस्टिंग पे भी पूरा शेड्यूल बहुत जल्द, इनफैक्ट आज ही आ जाएगा शाम तक। ठीक है, तो उसका आप टेंशन मत लो, शेड्यूल आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन के बारे में। ठीक है, डोमेन के देखो सवाल, मतलब आप ऐसे समझ लो कि एक क्वेश्चन तो गारंटीड होता ही होता है। तो डोमेन के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर आपके वैसे ही कंफर्म हो जाएंगे अगर आपने पहली बात तो देखो समझ लो कि डोमेन निकालते कैसे। तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के डोमेन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पहला फंक्शन हो गया समथिंग लाइक दिस, है ना। पहला फंक्शन हो गया जिसमें कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर है। लेट अस से वी हैव 4x + 5 और नीचे लिखा हुआ है 2x - 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है x - 5, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो गया। तो ये जो फंक्शन है इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? तो देखो सबसे पहले तो आपको डिनोमिनेटर का ध्यान रखना होता है। जब भी हम डोमेन की बात करते हैं, डोमेन का मतलब ही होता है कि आप x का वैल्यू इसमें क्या क्या पुट कर सकते हो। सो डोमेन इज नथिंग बट, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो डोमेन इज द इनपुट, कि आप फंक्शन के अंदर कुछ इनपुट दोगे तो कुछ आपको आउटपुट मिलेगा। तो जो इनपुट होता है, इनपुट मतलब x की वैल्यूज जो जो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x दैट वी कैन गिव इनटू दिस फंक्शन एज इनपुट, उसी को बोलते हैं डोमेन। ठीक है, तो यहां पे देखो सबसे पहले तो आपको डिनोमिनेटर का ध्यान रखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब इसका डोमेन क्या आ जाएगा? इसका डोमेन आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर बताओ। चलो, डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है बस आपको, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो इसका डोमेन आ जाएगा सब कुछ -∞ से +∞, मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5 and 1/2, है ना। 1/2 आप नहीं डाल सकते, 5 आप नहीं डाल सकते। तो सिंपल से बात है, राइट। पहला कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया कि भाई डिनोमिनेटर अपना 0 नहीं होना चाहिए, है ना। एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा कौन सा पॉइंट ध्यान रखना है? दूसरा, कभी कभी क्या लॉग वाले फंक्शन आ जाते हैं। मान लो ऐसा कोई फंक्शन आ गया, लॉग ऑफ डब्बा। ठीक है, आप इसको डब्बा से आप समझो, लॉग ऑफ डब्बा है और बेस में लिखा हुआ है मान लो a। ठीक है, लॉग के अंदर कुछ ना कुछ आपको डाल देंगे और बेस विल बी गिवन समथिंग, इट विल बी स्पेसिफाइड। ठीक है, तो यहां पे लॉग फंक्शन डिफाइन कब होता है? मान लो कोई भी लॉग वाला फंक्शन है, देखो आप ध्यान से सुनना, लॉग फंक्शन डिफाइन तभी होता है जब इसकी पहली कंडीशन होती है कि लॉग के अंदर जो भी है ना, जैसे यहां पे लिखा हुआ है लॉग ऑफ समथिंग, तो ये जो समथिंग है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये जो समथिंग है तभी लॉग डिफाइन होगा ना। लॉग के अंदर अगर आपने नेगेटिव डाल दिया तो वो जो मशीन है वो टूट जाएगा, मतलब वो फंक्शन ही नहीं करेगा, वो बेसिकली डोमेन के बाहर हो जाएगा। यस, तो ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड तभी होता है जब डब्बा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब कभी भी कोई भी फंक्शन आ जाए जिसमें लिखा हुआ है लॉग ऑफ समथिंग,
तो बस आप उस समथिंग को ग्रेटर देन 0 पुट कर दो और उसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। और बेस के ऊपर भी कंडीशन होती है, जैसे ये जो बेस है ना, इसको बोलते हैं बेस, राइट। तो ये जो सेकंड कंडीशन आप लिख लो, ये जो बेस है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और एक और कंडीशन इसमें होती है कि जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए, है ना। बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस ये 3 चीजें आपको लॉग फंक्शंस में ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक और टाइप के फंक्शन आते हैं, वो आते हैं रूट वाले फंक्शन। जैसे रूट के नीचे कुछ ना कुछ लिख देंगे, रूट ऑफ डब्बा, ठीक है। तो अगर इस तरीके का कोई भी फंक्शन है, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? रूट के नीचे कुछ मान लो लिख दिया, रूट ऑफ x माइनस 1, रूट ऑफ साइन x, कुछ भी लिख दिया रूट के नीचे, ठीक है। तो रूट ऑफ डब्बा, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? तो देखो, रूट के नीचे वाली जो क्वांटिटी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? रूट के अंदर अगर या तो 0 आ जाए, रूट 0 भी डिफाइंड होता है, राइट। रूट 0, रूट ऑफ 0 0 होता है, ठीक है। तो या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए, मतलब ये जो डब्बा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, देन ओनली रूट फंक्शन विल बी डिफाइंड, ठीक है। तो अगर रूट वाला कोई भी फंक्शन आ गया तो उसके लिए आपको क्या करना है, रूट के नीचे जो भी है ना उसको आप पुट कर देना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और सॉल्व कर लेना। इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होती है, उसके बाद तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आप समझ लो और ये सब कुछ लिखते चलो, ठीक है, साथ साथ। और आजकल एक और टाइप के फंक्शन बहुत पॉपुलर है, डोमेन का जब भी सवाल आएगा ना तो आपने देखा होगा कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स उस सवाल में जनरली रहता ही है, ठीक है। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स वाले सवाल आजकल बहुत आ रहे हैं। तो उसकी कंडीशन क्या होती है? साइन इनवर्स आ गया मान लो, या फिर कॉस इनवर्स वाला कोई सवाल आ गया, तो इसका डोमेन कैसे निकालते हैं? साइन इनवर्स डब्बा है मान लो, या कॉस इनवर्स डब्बा है, तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? इसमें बेसिकली कंडीशन ये होती है कि जो आपका डब्बा है ना वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, देन ओनली दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड। साइन इनवर्स तभी डिफाइंड होता है जब उसके अंदर जो आप इनपुट डालोगे वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। कॉस इनवर्स भी तभी डिफाइंड होता है जब ये जो इनपुट है, ये जो डब्बा है, डब्बे का वैल्यू -1, और अगर आपने कॉस इनवर्स के अंदर 1 से बड़ा डाल दिया, जैसे मान लो कॉस इनवर्स 2 या साइन इनवर्स 2, तो वो डिफाइंड नहीं होता है। साइन इनवर्स 2 क्या है? नॉट डिफाइंड है। साइन इनवर्स 5 क्या है? नॉट डिफाइंड है, ठीक है। 1 से बड़ा नहीं डाल सकते, -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए, देन ओनली द फंक्शन विल बी डिफाइंड। तो ये चौथे टाइप के फंक्शन जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पांचवें टाइप के फंक्शन जो आपको पूछे जाएंगे दैट इज सीक इनवर्स या कोसिक इनवर्स, ठीक है। सीक इनवर्स डब्बा लिख दिया या कोसिक इनवर्स ऑफ डब्बा लिख दिया, तो इनका डोमेन कैसे निकालेंगे? आप बताओ, सीक इनवर्स कब डिफाइंड होता है? सीक इनवर्स तब डिफाइंड होता है जब ये डब्बे का वैल्यू या तो 1 से बड़ा होना चाहिए या -1 से छोटा होना चाहिए। मतलब आप बेसिकली ऐसे लिख सकते हो कि मॉड ऑफ डब्बा है ना, मॉड ऑफ डब्बा, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हम ऐसे लिखते हैं ना। सीक इनवर्स x डिफाइन कब होता है? तो अगर किसी को नहीं पता है तो ये सब याद करो। सीक इनवर्स x डिफाइन तभी होता है जब मॉड ऑफ डब्बा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। डोमेन में अगर कोई भी सवाल आएगा तो इन 5 में से ही कोई ना कोई आएगा। tan इनवर्स और cot इनवर्स वाले सवाल आएंगे नहीं, क्योंकि उनका डोमेन R होता है, -∞ से +∞, तो उसके ऊपर सवाल ही नहीं बनेगा। अगर बन भी गया तो आप बोल देना R, इट इज डिफाइंड एवरीवेयर। tan इनवर्स और cot इनवर्स में कोई टेंशन नहीं होता है, वो हर जगह डिफाइंड है। उसके अंदर आप कुछ भी इनपुट डालो वो आउटपुट आपको देगा ही देगा। इसीलिए tan इनवर्स और cot इनवर्स वाले सवाल आते ही नहीं है। तो या तो आएंगे तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वाले आएंगे, या सीक इनवर्स कोसिक इनवर्स वाले आएंगे, या फिर यहां से भी आ सकता है, या फिर मिक्स ऑफ 2 भी आजकल बहुत पॉपुलर है, ठीक है, कि 2-3 चीजें मिक्स कर देंगे। यस, तो यहां तक समझ में आ गया। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, एक ये ध्यान रखना। लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी है दैट क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, इसमें इक्वल टू 0 नहीं होता है। अगर रूट ऑफ डब्बा है तो डब्बा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना। अगर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स है तो जो डब्बा है वो -1 और 1 के बीच में आना चाहिए। तो या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि मॉड ऑफ डब्बा मतलब मॉड x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप या तो इसको सॉल्व कर लो या आप इसको सॉल्व कर लो, दोनों एक ही बात है घुमा फिरा के, ठीक है। और सीक इनवर्स और कोसिक इनवर्स वाला सवाल आ गया तो अल्टीमेटली आपको ये वाली जो कंडीशन है इसको यूज करना है। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे कि भाई फाइनली ये जो टॉपिक है इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा सवाल, इसको ट्राई करेंगे। जेईई मेन 2023 का ही सवाल है, एकदम गर्मा गर्म रिसेंट वाला ठीक है। तो ये कैसे करेंगे? देखो,
यहाँ पे लॉग भी है, साइन इनवर्स भी है, कॉस इनवर्स भी है। यही तो मैंने आपको बोला था, आजकल जो सवाल आ रहे हैं ना उसमें सब कुछ ही डाल देंगे ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट वो चेक कर लेंगे एक ही सवाल में। तो यहाँ पे कितनी कंडीशन बनेगी ये बताओ। देखो जितने टर्म्स, मतलब जैसे ये भी डिफाइंड होना चाहिए, लॉग डिफाइंड होना चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ डब्बा है तो उसकी भी एक कंडीशन आएगी, और कॉस इनवर्स ऑफ डब्बा भी है तो उसकी भी एक कंडीशन आएगी। मतलब टोटल यहाँ पे 3 कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हमेशा आप कंडीशंस बना लिया करो। जैसे पहली कंडीशन क्या है, लॉग के अंदर जो भी मसाला है, ये जो मसाला है इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तभी तो लॉग फंक्शन डिफाइन होगा ना, अदरवाइज तो डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन नंबर 2, ये साइन इनवर्स डिफाइन कब होता है, जब -1 और 1 के बीच में होगा ना, ये वाली जो चीज है इसको -1 और 1 के बीच में होना पड़ेगा। और तीसरी कंडीशन क्या बनेगी कि ये वाली जो चीज है 10x + 6 डिवाइडेड बाई 3, इसको भी -1 और 1 के बीच में होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आया। अब तीनों को सॉल्व करो और तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करेंगे ना, 4x², यहाँ पे 24 है, 6 × 4 24, तो 8 और 3 में इसको तोड़ लो तो 8x + 3x + 6 आ जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से आ जाएगा 4x + 3 और x + 2 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से देखो कितना आ रहा है, -2 को प्लॉट करो, -3/4 को प्लॉट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली ये वाला रीजन आ रहा है। देखो आपको पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है सबको, पॉजिटिव चाहिए ना, तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, -2 से छोटा या फिर -3/4 से बड़ा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस इनइक्वालिटी का फाइनल आंसर। अब इसका आंसर निकालो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप -3 कर दो पहले, तो ये -3 को इधर भेजोगे -4 हो जाएगा। ठीक है, 4x, और इसको इधर भी भेजो तो 1 - 3, तो 1 - 3 कितना होता है, -2 होता है। और अब 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो ताकि x का इंटरवल आ जाए। तो x का इंटरवल कितना दिख गया यहाँ से, -1 से लेके -1/2, ये दिख गया सबको। तो इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर भी आ गया। अब इसका आंसर निकालो, तो सबसे पहले 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -3 आ गया, और बस बेसिक इनइक्वालिटी है जिसको सॉल्व करना है, और कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे -9, यहाँ पे 10x आ जाएगा और इधर -3 आ जाएगा, फिर 10 से डिवाइड कर देना, तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो -3/10 है और इधर -9/10 है। ठीक है, तो इसको भी हमने फाइनली सॉल्व कर लिया। अब इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया, इसका भी आंसर आप चाहो तो लिख लो यहाँ पे। तो आंसर आएगा -∞ से -2। ठीक है, यहाँ पे ओपन है, इन दोनों में क्लोज है, देखो ध्यान से, क्योंकि इक्वल टू भी है, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल है क्योंकि खाली ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। तो ये सब छोटी मोटी बातें ध्यान रखो। ठीक है, और यूनियन -3/4 से इन्फिनिटी। तो अब इसका, इसका और इसका तीनों का इंटरसेक्शन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, डोमेन इंटरसेक्शन क्यों लेते हैं, वैसे मैं आपको बता दूं, डोमेन वाले सवालों में इंटरसेक्शन ही लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये भी डिफाइंड हो जाए, ये भी डिफाइंड हो जाए, एंड ये बीच में एंड आता है ना, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये लॉग फंक्शन डिफाइंड हो जाए, ये भी डिफाइंड हो जाए, ये भी डिफाइंड हो जाए, तभी तो ओवरऑल पूरा फंक्शन डिफाइन होगा। एफ तभी तो डिफाइंड होगा ना जब तीनों डिफाइंड हो जाए। अगर एक भी फेल हो गया तो पूरा फंक्शन भी डिफाइंड नहीं होगा ना। आपने साइन इनवर्स के अंदर कुछ 1 से बड़ा डाल दिया तो ये जो एफ है वो डिफाइंड नहीं होगा, आउट ऑफ डोमेन हो जाएगा बेसिकली। तो इसीलिए हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं। तो तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, चलो एक बड़ी सी नंबर लाइन बना लो और तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो सबसे पहले मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ। -2 है और माइनस, तो -2 मान लो यहाँ पे कहीं पे है, और -3/4 मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, फिर -1 और इसको भी प्लॉट करो। -1 कहाँ पे होगा, -1 इसके थोड़ा सा इधर होगा, ये -1 है, और -1/2 यहाँ पे कहीं पे होगा ना, -1/2 मान लो यहाँ पे कहीं पे है। मतलब अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन आपको प्लॉट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली आप नंबर लाइन पे प्लॉट करो। ठीक है, फिर इसको प्लॉट करो। देखो ये कितना है, ये -0.3 है, तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यूज भी निकाल सकते हो, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि कौन नंबर लाइन पे कौन किधर आएगा। ठीक है, तो -3/10 किधर आएगा, ये जैसे -0.5 है तो इससे छोटा होगा, यहाँ पे आएगा, मतलब -3/10 यहाँ पे आएगा। ठीक है,
और -9/10 किधर आएगा, -0.9, वो 1 के आसपास ही आएगा ना, 0.9 और 1 मैग्नीट्यूड वाइज आप देख लो, तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं होगा -9/10। ठीक है, तो सारे के सारे नंबर्स को हमने अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन प्लॉट कर दिया। अब आप जो इंटरवल्स हैं उनको प्लॉट कर लो, अल्टीमेटली इंटरसेक्शन लेना है, राइट। तो इंटरसेक्शन लेना है तो ये है -2 से छोटा और -3/4 से बड़ा। तो एक इंटरवल तो देखो ये आ रहा है, ठीक है। दूसरा इंटरवल आ जाएगा -1 से -1/2, -1 यहाँ पे है, और अच्छा इसमें क्लोज इंटरवल है, राइट, तो डॉट आएगा, तो -1 से -1/2 तक। तो ये आ गया, देखो इधर सर्कल है लेकिन इधर डॉट है, तो ये ध्यान रखना क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में सर्कल आता है, क्लोज इंटरवल में डॉट आता है, ठीक है, तो ये सबको पता है। और फिर -9/10 से -3/10, तो ये किधर किधर है, -9/10 तो इधर है, और यहां से आपको यहां तक जाना पड़ेगा, तो ये है आपका तीसरा इंटरवल। तो अब आप बताओ कि तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, मतलब ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें तीनों प्रेजेंट है ना, तीनों लाइनें कहां पे प्रेजेंट है, तीनों लाइनें देखो यहां पे है, ये आएगा इंटरसेक्शन, है ना। इंटरसेक्शन आ जाएगा आपका -3/4, -3/4 पे ओपन रहेगा, और वहां से आप 1/2 तक जाओगे, ये आएगा, देखो फाइनल आपका जो डोमेन है दैट इज दिस। और आपको क्वेश्चन में भी मेरे ख्याल से गिवन है, देखो ये भी एग्जैक्टली मैच कर गया ना, अल्फा पे ओपन है और बीटा पे क्लोज है, मतलब अल्फा का वैल्यू आपका कितना हो गया, अच्छा यहाँ पे -1/2 आएगा, ठीक है, -1/2 है यहाँ पे, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, आप कंपेयर कर लो, -3/4 है ना, अल्फा का वैल्यू हो गया -3/4, और बीटा का वैल्यू कितना हो गया, -1/2। अब आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है, देखो तो फाइनल आंसर फटाफट से बता दो चैट में, मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मॉड कितना आ जाएगा, इसमें आप चाहो तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये है -2/4 और ये है -3/4, मतलब 5/4 आ गया ना, मॉड भी लेना है आपको अल्टीमेटली, तो 5/4 आ गया, तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर इज 9 × 5 45 आ जाएगा आपका, ठीक है। फाइनली वी आर गेटिंग ऑप्शन डी एज द आंसर। तो डोमेन वाले सवाल थोड़े लेंदी होते हैं लेकिन आसान होते हैं यार, मतलब मैथ्स में बहुत कम चीजें ऐसी होती है जो एक्चुअली आसान होती है, राइट। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बट हाँ मेहनत करनी है, मतलब अल्टीमेटली जो बच्चा मेहनती है वो इसको कर लेगा, भले ही आप राउंड 3 में करो, राउंड 2 में करो, लास्ट में करो, बट इसको कर लो ठीक है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट क्या, इनफैक्ट बहुत ही आसान है, राइट। आपको ये कंडीशंस पता होनी चाहिए कि भाई लॉग में क्या होता है, रूट में क्या होता है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में क्या होता है, डिनोमिनेटर का ध्यान रखना होता है, तो बस छोटी मोटी बातें है, और बाकी आपका आंसर हमेशा आ जाएगा, ठीक है। एक और सवाल करेंगे, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कोशिश करो कि आप बताओ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, मैं ये बेसिकली सीक इनवर्स है, ये हटा दो आप, है ना, ये है सीक इनवर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन ये है f(x) इज इक्वल टू सीक इनवर्स आएगा 2x अपॉन ये है, ठीक है, फंक्शन आपका, तो ये हटा दो, ये आपको फंक्शन गिवन है, और आपको क्या निकालना है, आपको डोमेन निकालना है जो कि आपका इस फॉर्मेट का आना चाहिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसा कुछ तो आएगा। तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे बताओ, इसमें कितनी कंडीशन बनेगी, इसमें सीक इनवर्स है, तो सीक इनवर्स का डोमेन कैसे निकालते हैं, सीक इनवर्स के लिए कंडीशन क्या पड़ी थी हमने, यहां से देख लो, आपको याद होनी चाहिए वैसे तो, सीक इनवर्स और कोसीक इनवर्स में मॉड ऑफ डब्बा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो बस ये कंडीशन लगा, यहाँ पे मॉड ऑफ डब्बा सीक इनवर्स के अंदर जो भी मसाला है ना उसका मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो बस अब इसको सॉल्व कर लो। देखो सॉल्व करने का बेस्ट तरीका बताऊं क्या, क्योंकि इसको कुछ लोग कैसे करते हैं ना, कुछ लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, देखो है ना, यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनको ऐसा सिखाया गया होगा शायद, या बुक्स में भी अगर आपने पढ़ा होगा तो ऐसा होता है ना। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग आपको ऐसे सिखाएंगे कि आप क्या करो, इसको कर दो लेस देन इक्वल टू -1 और इसको कर दो 2x अपॉन 5x प्लस 3, तो एक बार लेस देन इक्वल टू -1 मतलब -1 से छोटा होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए, फिर आप इसको सॉल्व करो, फिर आप इसको सॉल्व करो, तो ये डबल सॉल्व करना पड़ता है, इसीलिए ये मेथड बेकार है, आप ऐसे सॉल्व मत करना, ठीक है। ये सीक इनवर्स वाले जब भी सवाल आए ना तो आप बस ऐसे लिख लो, और इसका बेटर मेथड पता है क्या है,
बेटर मेथड ये कि स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स। जैसे ही आप स्क्वायर कर दोगे ना, तो अब स्क्वायर कर दिया मैंने, तो अब सिंस मैंने स्क्वायर कर दिया तो अब ये मॉड की वैल्यू तो रह नहीं गई ना, मॉड या तो प्लस के साथ खुलेगा या माइनस के साथ खुलेगा, लेकिन मैंने तो स्क्वायर कर दिया, तो चाहे प्लस के साथ खुले चाहे माइनस के साथ खुले, मॉड की कोई वैल्यू रह ही नहीं गई क्योंकि स्क्वायर कर दिया ना। तो माइनस का स्क्वायर भी वही होता है जो प्लस का स्क्वायर होता है। तो अल्टीमेटली ये ऐसा आ गया ना 2x का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास आ गया 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आप स्क्वायर कर दिया करो बोथ साइड्स। अब देखो इसका असली फायदा पता है क्या है, इसका असली फायदा यह है कि अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, है ना, ये यहां पे चला जाएगा, और आपको एक ही इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी, और फिर इसको इधर भी शिफ्ट कर दो। ये वाला जो टर्म है ना, अगले स्टेप में क्या करो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो अब देखो ये बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर और माइनस 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा देखो, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अच्छी बात ये है इस मेथड की कि इसमें आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लग जाएगा, तो आपको फैक्टराइज भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आपके फैक्टर्स ही आएंगे। तो सीधा आप लगाओ a प्लस बी, है ना, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये आ गया देखो सीधा सीधा। तो यहाँ पे कितना आ गया 7x प्लस 3 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x माइनस 3 आ गया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 3 आप कॉमन ले लो, यहां से चाहो तो 7 कॉमन ले लो, तो 7 कॉमन ले लिया, x प्लस 3/7 आ जाएगा, यहां से माइनस 3 कॉमन ले लो तो x प्लस 1 आ जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये माइनस 3 और 7 को नीचे भेजोगे तो सिंस ये नेगेटिव नंबर है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। ठीक है, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए सबको, ठीक है, और वो मेरे ख्याल से बहुत बचपन में हम पढ़ ही चुके हैं, राइट। तो ये लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करना, x प्लस 3/7 और x प्लस 1 ये आ रहा है, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से एक पॉइंट आपका आ गया -1, एक आ गया -3/7, जो भी रूट्स है उसको प्लॉट करो, फिर प्लस माइनस प्लस, ये आपका वेवी कर्व मेथड। ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है, यहां से लेके यहां तक आ जाएगा। अपने को चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव चाहिए अपने को। ठीक है, नेगेटिव चाहिए मतलब कितना आ गया, -1 से लेके -3/7 आ गया, तो ये आपका आंसर आ रहा है। लेकिन देखो आपका जो आंसर आ रहा है और क्वेश्चन में जो बोल रहा है वैसा तो नहीं आ रहा है भाई। क्वेश्चन वाले भाई साहब ये बोल रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस फॉर्मेट का डोमेन आना चाहिए, आपका डोमेन तो नहीं आया, आपका तो ये वाला फॉर्मेट आ गया कि अल्फा से बीटा क्लोज इंटरवल, तो ये वाला क्यों नहीं आ रहा है, अभी भी कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें हमने क्या गलती करी है, या क्या ऐसी चीज है जिसको हमने मिस कर दिया है, अभी तक हमने उसको कंसिडर नहीं किया है। तो कुछ तो गड़बड़ है जो आपको बताना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ है। यहाँ पे आपने सीक इनवर्स की कंडीशन तो बना ली, लेकिन डिनोमिनेटर का ध्यान कौन रखेगा, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो कौन जवाबदार होगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का आपने ध्यान नहीं रखा, है ना। डिनोमिनेटर दूसरी कंडीशन, ये तो एक कंडीशन हमने सॉल्व करी, दूसरी कंडीशन भी तो आएगी क्या, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो 5x प्लस 3 ये 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -3/5 को आपको आंसर में से हटाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो बीच में कहीं ना कहीं कहाँ गया, यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं -3/5 हो रहा होगा ना, ये -3/7 है, ये -1 है, बीच में कहीं ना कहीं -3/5 आ रहा होगा, वो आपको हटाना पड़ेगा, बीच में से -3/5 को हटाना पड़ेगा। मतलब -1 से आप -3/5 तक चले जाओ, और फिर -3/5 से फिर आप -3/7 तक चले जाओ, तो ये आपका फाइनल आंसर है, दिस इज द डोमेन। अरे चमका भाई, डिनोमिनेटर का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का ध्यान कौन रखेगा, आपने सीक इनवर्स देखा और सीक इनवर्स की कंडीशन लगा दी, डिनोमिनेटर भी तो है ना, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो हमेशा आप कंडीशंस बना लिया करो, ठीक सी मतलब ठीक ठीक लगा ली ना कंडीशन तो फिर आंसर भी आ जाएगा। अब आ गया ना अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब आ गया, तो ये अल्फा है, अब कंपेयर कर लो, ये अल्फा ये बीटा, ठीक है,
यूनियन ये गामा और ये डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब आ गया। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये कर लोगे क्या? इसमें जो भी आएगा आप निकाल लोगे, राइट? इसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा आ गया तो पुट करके आप जो भी अपना आंसर आता है वो कमेंट करके या तो बाद में बता देना, ठीक है? अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रेंज पे। तो यहां तक डोमेन चमक गया क्या? डोमेन में जो भी सवाल आएगा वो ऐसा ही आएगा। अल्टीमेटली आपको या तो कॉस इनवर्स पकड़ा देंगे या साइन इनवर्स पकड़ा देंगे या मिक्स ऑफ 2 या मिक्स ऑफ 3। तो आपको कंडीशन बनानी है और उन कंडीशन को सॉल्व करना है, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है। डोमेन वाले 100% सारे सवाल आपके बन जाएंगे, दैट इज माई गारंटी। अब आपको 1000-2000 सवाल करने की जरूरत नहीं, यही कॉन्सेप्ट है। इसके बाहर सवाल नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज वाले सवाल भी काफी आते हैं फंक्शंस में, डोमेन के आते हैं तो ऑब्वियसली रेंज के भी आएंगे। तो रेंज वाले जो सवाल है उसमें टोटल बेसिकली 5 टाइप के सवाल होते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें से भी अगर आप बोलोगे कि सर इंपॉर्टेंट वाले बता दो, तो ये इंपॉर्टेंट वाले लीनियर बाय लीनियर, ये जो लास्ट के 3 वाले है ना, स्पेशली ये लास्ट वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है जेईई में, है ना? सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी का है तो ये लास्ट वाला जो टाइप है। खैर हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं तो एक एक करके, है ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में आपको सारे पढ़ाता हूं। तो बेसिकली सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है यूजिंग रेंज ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। मतलब कुछ ना कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस आपको दे देंगे जिसका रेंज आपको ऑलरेडी पता है। जैसे मान लो मैंने कल को आपको एक फंक्शन दे दिया विच इज समथिंग लाइक 5 + 3 sin x, मान लो ये फंक्शन दे दिया। तो अब आपको sin x का रेंज तो पता ही है कि भाई sin x जो होता है वो -1 से 1 जाता है। तो जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उनके जो रेंज है वो आपको ऑलरेडी पता है, तो उसको यूज कर लो और fx का रेंज निकालो। तो fx का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? तो यहां पे देखो ये वाली क्वांटिटी -1 से 1 वेरी कर रही है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 से 3 आ जाएगा और उसमें 5 को प्लस करना है। तो इसमें 5 को प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो fx का रेंज कितना आ गया? fx का रेंज आ गया 2 से लेके 8। मतलब ये जो फंक्शन fx है उसका मिनिमम से मिनिमम वैल्यू हो सकता है 2 और मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 8। इसी को बोलते हैं रेंज, ठीक है? तो ये टाइप 1 क्लियर है क्या? टाइप 1 बहुत आसान है, जो भी प्री डिफाइंड फंक्शन है उनके रेंज आपको याद होने चाहिए, उनको आप यूज करो। अब प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे sin x हो गया, cos x हो गया, sec x का रेंज क्या होता है किसी को याद है? अगर मान लो कल को sec x या cosec x आ गया, इन दोनों में से कोई एक आ गया, तो इनका रेंज आपको याद होना चाहिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो इसका रेंज होता है, वही होता है -∞ से -1, ये वाला यूनियन 1 से इन्फिनिटी। मतलब या तो 1 से बड़ा या -1 से कम। मतलब आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि mod y, क्योंकि रेंज है इसलिए y, है ना, mod y > 1। तो y का वैल्यू या तो 1 से बड़ा होगा या -1 से कम होगा, ठीक है? तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड फंक्शन के रेंज, आपको याद होंगे। तो जो भी fx आपको गिवन है उसमें वो यूज कर लो। तो दैट इज टाइप 1। सेकेंड टाइप के जो सवाल आता है दैट इज ये a sin x + b cos x। तो a sin x + b cos x का मिनिमम वैल्यू होता है -√(a² + b² एंड मैक्सिमम वैल्यू होता है √(a² + b²। ये कितने लोगों ने पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो नोट डाउन कर लो। ये ट्रिग्नोमेट्री में वैसे तो पढ़ते हैं हम, -√(a² + b² से लेके +√(a² + b² तक जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया सेकेंड टाइप। अच्छा, अब थर्ड टाइप क्या है? लीनियर बाय लीनियर। लीनियर बाय लीनियर अगर कोई भी आ गया तो उसका रेंज कैसे निकालते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऊपर आपको कुछ भी लीनियर लिख दिया, जैसे 2x + 1 और नीचे भी कुछ लीनियर लिख दिया। तो लीनियर बाय लीनियर में सीधा सीधा शॉर्टकट होता है एक। मैं डायरेक्टली आपको शॉर्टकट बता दूं क्या? अगर आपको लीनियर बाय लीनियर कोई भी फंक्शन गिवन है, उसका रेंज आपको निकालना है, तो उसका रेंज हमेशा r होता है। बस उसमें से एक नंबर आपको हटाना पड़ेगा, एक नंबर आपको हटाना पड़ेगा। और वो एक नंबर कौन सा वाला नंबर हटाना पड़ेगा? वो होता है x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट। ऊपर x का कोएफिशिएंट 2 है और नीचे x का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 2 आपको हटाना पड़ेगा। 2/1 कितना होता है? 2 होता है, तो आपको 2 हटाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन कर लो। लीनियर बाय लीनियर का अगर आपको रेंज निकालना है, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड है। आप क्या करो, ऊपर नीचे x के जो कोएफिशिएंट्स है उनको डिवाइड कर लो
और वो आर में से हटा दो, यही आएगा इसका रेंज, इसका रेंज यही आएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये नोट डाउन कर सकते हो। बाकी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक इफ वन फैक्टर इज कॉमन, ये सब एक एक करके पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एग्जांपल्स भी है, तो एग्जांपल के थ्रू इसको पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लो ये तो लीनियर बाय लीनियर है, तो इसका आंसर बता दो फटाफट। ठीक है, इसका आंसर एक बार फटाफट चैट में बता दो कितना आएगा। लीनियर बाय लीनियर है, शॉर्टकट मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, लीनियर बाय लीनियर में शॉर्टकट क्या होता है, अगर आपको रेंज निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए शॉर्टकट ये होता है कि आर आएगा हमेशा, बस इसमें से 3/1 है ना, 3/1 मतलब 3 को हटा दो, तो फाइनल आंसर आपका क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, मतलब ऑप्शन बी आना चाहिए। ठीक है, आई होप कि सबने ये तो बता ही दिया होगा। लीनियर बाय लीनियर बहुत सिंपल है, इसीलिए यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन जेईई मेन ने कम कर दिए। ठीक है, तो इस पे ज्यादा खुश मत हो कि सर ने शॉर्टकट बता दिया। देखो हम बताते तो सब कुछ है, बट अब जेईई मेन वाले भी तो आजकल फॉलो करते हैं ना। ठीक है, उनको भी पता है मार्केट में शॉर्टकट आ गया, बताने का फायदा, मतलब एक टाइम था जब ये सब नहीं पता था किसी को भी। ठीक है, लेकिन आजकल सबको पता है, हो सकता है आपको भी पता ही होगा पहले से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लेकिन एक फैक्टर कॉमन है, देखो ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल देखो, यहां पे ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन जब आप इसको फैक्टराइज करोगे ना, तो ऊपर नीचे एक फैक्टर कॉमन है, ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो क्या मैं x और x को कैंसिल कर दूं? ऐसे देखो डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, कैंसिल आप तभी कर सकते हो जब x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब नॉन जीरो नंबर को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने का रूल पता है क्या होता है, कैंसिल करने का रूल ये होता है कि नॉन जीरो नंबर, जैसे 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हो, है ना, 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये तो नॉन जीरो नंबर है, इसीलिए कैंसिल कर सकते हैं, इसका आंसर 3 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 0 × 3 डिवाइडेड बाय 0, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि 0 0 कैंसिल 3 आ गया? ये अलाउड नहीं होता है। तो जब भी आपको ये डाउट आए ना कि सर क्या मैं ऊपर नीचे कैंसिल कर सकता हूं, उसका सीधा एक ही शॉर्ट आंसर होता है कि भाई नॉन जीरो क्वांटिटी है तो कर लो, जीरो है तो मत करो। ठीक है, और अगर वेरिएबल है तो यहाँ पे x है ना, वो तो वेरिएबल है, वो तो जीरो भी हो सकता है, वो तो नॉन जीरो भी हो सकता है, तो यू आर नॉट श्योर, आपको पता ही नहीं है कि वो जीरो है कि नॉन जीरो है, तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, आप कैंसिल, या तो आप साइड में लिखो ऐसा कि भाई x इज नॉट इक्वल टू 0 और फिर आप कैंसिल कर दो, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो x वाले भाई साहब है वो 0 नहीं है, देन यू कैन कैंसिल इट। ठीक है, तो बेसिकली ये रूल होता है, बट अगेन इसका रेंज पे फोकस करते हैं। ठीक है, ये तो खैर आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, बट इसका रेंज कैसे निकालेंगे? अगर इस फंक्शन का मुझे रेंज निकालना है, तो देखो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है और एक फैक्टर कॉमन है, तो इसका रेंज भी आर आएगा। पहली बात तो ये कि इसका रेंज भी क्या आएगा, इसका रेंज भी आर आएगा, उसमें से लेकिन आपको 2 नंबर हटाने पड़ेंगे, हमेशा 2 नंबर हटेंगे, हमेशा 2 ही हटेंगे। ठीक है, कौन कौन से नंबर्स हटेंगे? तो एक तो आप इसको कैंसिल कर लो, साइड में x नॉट इक्वल टू 0 लिख के आप क्या करो, ऊपर नीचे कैंसिल कर लो। ऊपर नीचे कैंसिल कर लिया, जैसे ही आपने ऊपर नीचे कैंसिल किया तो ये लीनियर बाय लीनियर बन गया। अब लीनियर बाय लीनियर का शॉर्टकट आपको पता ही है, तो लीनियर बाय लीनियर के हिसाब से सोचो तो कौन सा नंबर हटेगा? तो एक तो x का कोएफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है, तो एक तो 1 हटेगा, 1/1, मतलब एक तो ये हटेगा, एक और नंबर हटेगा, वो दूसरा वाला कौन सा नंबर हटेगा? तो देखो अब ये फंक्शन, राइट, नाउ दिस इज द फंक्शन, नाउ दिस इज द फंक्शन, अब ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन में कुछ आप इनपुट डालोगे तो आपको कुछ आउटपुट मिलेगा, जो आउटपुट होता है उसी को हम रेंज बोलते हैं, जो इनपुट होता है उसी को हम डोमेन बोलते हैं। लेकिन यहां पे साइड में आपने क्या लिखा था, x नॉट इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू इसमें 0 पुट करो, x का वैल्यू इसमें 0 पुट करो, x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? जैसे ही आपने x को 0 पुट किया तो y का वैल्यू आपको दिख गया होगा कि -1/2 आ रहा है। लेकिन x को 0 तो पुट कर ही नहीं सकते, x को 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू ये आएगा ना। जब आप x इक्वल टू 0 को इनपुट में डालोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा -1/2, लेकिन ये इनपुट आप डाल ही नहीं पाओगे। तो जब ये इनपुट मैं डाल ही नहीं पाऊंगा तो ये आउटपुट मुझे मिलेगा ही नहीं, मतलब -1/2 भी आउटपुट में नहीं मिलेगा, उसको भी हटाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो बस हमेशा 2 नंबर हटते हैं,
एक तो लीनियर बाय लीनियर वाले शॉर्टकट वाला आप लगा लो, और एक जो भी आपने साइड में लिखा है ना कि x नॉट इक्वल टू समथिंग, वो आप इस फंक्शन में डालो। उससे जो y का वैल्यू आ रहा होगा ना वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि x का वैल्यू ये नहीं हो सकता तो फिर y का वैल्यू वो भी नहीं हो सकता। अगर तेरा नहीं तो मेरा भी नहीं। ठीक है, तो वैसा ही हो गया ना ये कि भाई इनपुट नहीं तो आउटपुट भी नहीं। ठीक है, जो मेरा ना हो सका वो किसी का नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैंने आपको बोला था ना ये लास्ट वाला जो टाइप है ये बहुत ज्यादा फेमस है, तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का कोई भी सवाल आ जाए, या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का कोई भी सवाल आ जाए, या फिर क्वाड्रेटिक बाय लीनियर का भी सवाल आ जाए, है ना, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, तो इन तीनों में सेम मेथड होता है। तो वो जो मेथड होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इनफैक्ट जेईई मेन 2023 में ही एकदम गर्मा गर्म सवाल है, आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो इसमें मेथड क्या होता है, इसमें मेथड ये होता है कि पहले तो जो भी फंक्शन है उसको आप y मान लो। देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको मेथड बताता हूं, बहुत ही सिंपल मेथड होता है। मेथड ये होता है कि आपको ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना है, राइट। पहले तो क्वेश्चन क्लियर है, एक क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आपको गिवन है और उसका रेंज आपको निकालना है। तो फाइनली इसका रेंज हम कैसे निकालेंगे, तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 ये होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है पहले स्टेप में। तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और ये वाले जो तीनों है ना इसको भी इधर शिफ्ट कर देना, तो -x² -2x -1 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सब कुछ एक तरफ में लेके आ गया। तो आपको x में क्वाड्रेटिक दिख गया, यहां से देखो इसको और इसको क्लब कर लो, तो जैसे ही हम क्लब करेंगे तो y -1 इंटू x² दिख गया ना। सिमिलरली x वाला टर्म क्या आएगा, -8y है, और यहां से -2 है इंटू x, और कांस्टेंट टर्म में क्या, अच्छा यहाँ पे y आएगा, ठीक है, कांस्टेंट में है 12y -1। तो ये चमका। स्टेप नंबर 1 ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ही आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, ये इधर चला गया और फिर इन तीनों को मैंने इधर शिफ्ट कर लिया, चमक गया ना। तो एक x में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, और वो जो x में क्वाड्रेटिक है उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही करना होता है हर बार, चाहे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का सवाल आ जाए, या क्वाड्रेटिक बाय लीनियर का सवाल आ जाए, या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का सवाल आ जाए, तीनों के लिए यही मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक बनाओ और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका d कितना आएगा, b² - 4ac ना, तो ये b² - 4ac। तो देखो यहां से सॉल्व करना पड़ेगा अभी अपने को, जैसे ही आप सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 8y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64y² प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 आ जाएगा, 32y। तो ये आ गया। देखो सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, इधर 4 है, इनको मल्टीप्लाई करो, 12y², ठीक है, 12y² हो गया, -13y हो गया, कैलकुलेशन करो फटाफट, +1 आ गया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखो 64 है और यहाँ पे 48 है, 64 - 48 16 आ गया ना, 16y²। अच्छा ये 4 और ये भी 4, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 32 + 52 तो वो हो जाएगा 84y, ये आ रहा है देखो। ठीक है, अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4y² + 21y, ये आ गया देखो। तो फिर यहां से y कॉमन ले लो, 4y + 21, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली एक रूट है 0 है और एक रूट है -21/4 प्लस, तो ये आएगा देखो। फाइनल आंसर आपका क्या है, -21/4 से छोटा या 0 से बड़ा। मतलब फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख दूं, फाइनल आंसर है -∞ से -21/4। ठीक है, -21/4 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ये आ गया आपका रेंज। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है वो भी आप देख लो, ऑप्शन बी है। ठीक है, यही तो आ रहा है, ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, क्लियर। तो आपको बस इतना ही करना होता है, अगर कोई भी सवाल आ जाए क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का
या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का या क्वाड्रेटिक बाय लीनियर का, इन तीनों के लिए सेम मेथड एप्लीकेबल है। मेथड क्या है, सीख लो ढंग से, क्योंकि 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये छोटी मोटी चीजें करके 4 नंबर मिल रहा है ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि खाली एक ही साल में सवाल आया है भाई, आप करो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखो, 22 के करो, 21 के करो, वहां पे भी आपको ऐसे सवाल मिल जाएंगे। अगर इसका नहीं मिलेगा तो इसका मिल जाएगा, इसका भी नहीं मिलेगा तो इसका मिल जाएगा ठीक है, तो यहीं से आते हैं घुमा फिरा के, यहीं से कोई ना कोई टाइप, ये जो 5 मैंने आपको टाइप पढ़ा है ना, इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपको सवाल मिल जाएंगे रेंज के ऊपर। ठीक है, तो क्लियर, रेंज वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से उसको हैंडल कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल इक्वेशन पे आते हैं। फंक्शनल इक्वेशन के ऊपर भी बहुत सारे सवाल यहाँ पे आपको रिसेंट अगर आप एनालाइज करोगे ना, जेईई मेन के जो पेपर है, तो डेफिनेटली भर भर के सवाल है। इनफैक्ट अगेन आप यहाँ से भी एक क्वेश्चन गारंटीड ही मान लो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सवाल है। अल्टीमेटली देयर आर कोई ना कोई शिफ्ट में तो आएगा ही, ठीक है, अल्टीमेटली इतने सारे पेपर है, उनमें से कोई ना कोई एक शिफ्ट में तो मिनिमम आएगा ही आएगा, एक नहीं इनफैक्ट ज्यादा शिफ्ट में आएगा। ठीक है, तो फंक्शनल इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन में देखो कुछ कुछ फंक्शनल इक्वेशन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस है ना, वो आपको डायरेक्टली चमक जाने चाहिए। जैसे मान लो इस तरह की कोई एक फंक्शनल इक्वेशन दे दी, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन आ जाएगा kx। ठीक है, कौन सा फंक्शन है जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये वाली फंक्शनल इक्वेशन अपने को क्वेश्चन में गिवन है, तो फंक्शन आ जाएगा kx, लीनियर फंक्शन, बेसिकली लीनियर फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि इसी की प्रॉपर्टी है ना। आप देखो ना, दिस इज नथिंग बट a की पावर x प्लस वाई, ये होता है a की पावर x मल्टीप्लाइड बाई a की पावर y, तो ये हो गया ना एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो कौन सा फंक्शन है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ये वाला फंक्शन। कौन सा फंक्शन है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ये ऐसा होता है ना k इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये होता है के एक्स प्लस के वाई। तो जो के एक्स है वो एफ एक्स हो गया, ये एफ ऑफ वाई हो गया, और दोनों को ऐड कर दिया तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया। ठीक है, फिर अगेन मान लो कि फंक्शनल इक्वेशन ये आ जाए, इसमें फंक्शन क्या होता है, ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि mn log m प्लस log n, तो जो मल्टीप्लीकेशन है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन प्लस में कन्वर्ट कौन से फंक्शन में होता है, लॉग की प्रॉपर्टी है, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n, तो इसीलिए आपका फंक्शन क्या होगा, आपका फंक्शन होगा k ln x, या कभी कभी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0 भी आ जाता है, क्योंकि 0 भी इसमें सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और अगर ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन है तो कि f ऑफ एक्स वाई, इधर भी मल्टीप्लीकेशन इधर भी मल्टीप्लीकेशन, दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन है, तो ये फंक्शनल इक्वेशंस आपको एकदम मतलब नींद में भी याद होनी चाहिए, सुपर इंपॉर्टेंट है ये। यहां से बहुत सारे सवाल आजकल आ रहे। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन देखो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फंक्शनल इक्वेशंस ये टोटल 4 है। ये 4 मेरे ख्याल से आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि बैठ के याद कर रहे, बट आप ये देख लो कि कौन सा फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन तो इधर भी मल्टीप्लीकेशन, इसमें क्या था कि आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगी पावर, तो प्लस को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेगा, इसमें दोनों तरफ प्लस है, इसमें मल्टीप्लीकेशन को प्लस में कन्वर्ट करेगा, और इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन है। समझ गए, तो आपको फंक्शनल इक्वेशन देख के सीधा सीधा फंक्शन का आइडिया लग जाना चाहिए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, यस और नो। एक क्वेश्चन फटाफट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है, देखो जैसे ही आपने ये देखा तो आपके दिमाग में ऐसे मतलब घंटी बजनी चाहिए है ना, चमकना चाहिए कि क्या है फंक्शन, बताओ। देखते ही मतलब फंक्शन बता दो आप कि अगर ये फंक्शनल इक्वेशन है तो फंक्शन क्या होगा। तो फंक्शन होगा ए की पावर एक्स, क्लियरली देखो ना, a की पावर x की प्रॉपर्टी है a की पावर x प्लस वाई, a की पावर x इंटू a की पावर y, और उसमें भी आपको बोला है कि f ऑफ 1 का वैल्यू 3 है, तो इसमें 1 पुट कर दो, f ऑफ 1 ये आ जाएगा a की पावर 1 है ना, x का वैल्यू 1 पुट कर दिया, और ये f ऑफ 1 का वैल्यू आपको 3 गिवन है ना, f ऑफ 1 इज 3, तो a का वैल्यू आ गया, यहां से आ गया, f ऑफ 1 आपको 3 गिवन है क्वेश्चन में, तो a का वैल्यू आ गया। अगर a का वैल्यू आ गया तो वापस फंक्शन में पुट कर दो, मतलब फंक्शन कितना आ गया, a का वैल्यू पुट कर दो ना, ये जो a है उसका वैल्यू 3 है, तो बेसिकली ये बन गया 3 की पावर x। सो नाउ दिस इज योर फंक्शन, मतलब फंक्शन आ गया।
ऑलरेडी ठीक है, फंक्शन आपका आ गया। और अगर फंक्शन आ गया तो देखो इसका वैल्यू आपको गिवन है कि 3279 के बराबर है सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेके n और f ऑफ k, ये आपको गिवन है 3279। तो बस अब इसको ओपन करो, सिग्मा को ओपन कैसे करेंगे, k का वैल्यू 1 पुट करो, फिर k का वैल्यू 2 पुट करो, फिर k का वैल्यू 3 पुट करो, लास्ट में k का वैल्यू पुट करो n। तो k का वैल्यू जहां पे k है वहां पे n आ जाएगा, तो ये एंड दिस इज इक्वल टू 3279। अब आपका फंक्शन है क्या, व्हाट इज fx, fx इज 3 की पावर x, तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, f ऑफ 1 3 की पावर 1, ठीक है सिंपल, 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 3, तो gp दिख गई 3 की पावर n, दिस इज इक्वल टू 3279। 3279 आ गया ना, तो बस 3 ले लो कॉमन, और या तो सीधा जीपी का फॉर्मूला ही लगा दो, नंबर ऑफ टर्म्स n है, कॉमन रेशियो 3 है, तो ये आ जाएगा देखो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और ये आपको गिवन है 3279। बस अब कैलकुलेशन करके n का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो फटाफट से कैलकुलेशन करके बताओ। 3 है, 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 3279, तो 3 से कैंसिल कर लो यहाँ पे, तो 1093 आ रहा है, तो 3 की पावर n माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 2186 आ गया, तो 3 की पावर n आ जाएगा 2187, और 2187 होता है 3 की पावर 7 होता है, 3 की पावर 7 होता है 2187, वो आप निकाल के देख सकते हो। 3 की पावर 4 होता है 81, 3 की पावर 8 हो जाएगा 81 का स्क्वायर, समझ गए ना, तो वो आप निकाल के देख सकते हो। 3 की पावर 7 करोगे ना तो आपको मिलेगा 2187, तो अल्टीमेटली आंसर क्या है, 7 इज द आंसर। सिंपल चिंदी सवाल है, ऐसे सवाल आते रहते हैं, ठीक है, ये वाला ट्राई करो। चलो एक और सवाल, तो यहाँ पे देखो अगेन आपको एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, ये जो फंक्शनल इक्वेशन गिवन है इससे पहचानो फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन अगेन वही है, a की पावर x है, दिस इज द फंक्शन, है ना, इतना तो अपने को समझ में आ गया, ये फंक्शनल इक्वेशन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। फिर ये गिवन है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, सिग्मा x इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी और fx, ये लिखा हुआ है, इसका वैल्यू आपको गिवन है 2, तो इसको ओपन करो, सिग्मा देखते ही उसको ओपन कर दिया करो, ठीक है, तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f ऑफ 1, फिर f ऑफ 2, फिर f ऑफ 3, और ऐसे चलता जाएगा इंफिनिटी, ठीक है, टिल इंफिनिटी, दिस इज इक्वल टू 2। तो f ऑफ 1 कितना आएगा, a की पावर 1, ये a की पावर 2, ये a की पावर 3, तो ये भी gp है, इनफाइनाइट gp है, इनफाइनाइट gp होता है a बाई 1 माइनस r, ये फॉर्मूला लगा दिया इक्वल टू 2, बस यहाँ से सॉल्व कर लो, तो 2 माइनस 2a, तो 3a इक्वल टू 2 आ गया, मतलब a का वैल्यू आ गया 2/3, और a का वैल्यू आ गया तो तुरंत आप फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है, अगर a का वैल्यू आ गया तो इसमें पुट कर दो, a का वैल्यू कितना है 2/3, तो 2/3 की पावर x, दिस इज अवर फंक्शन, ठीक है, फंक्शन आ गया। और एक बार फंक्शन आ गया तो आपको ये निकालना है, देखो क्या पूछ रहा है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है, तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि f ऑफ 4 डिवाइडेड बाई f ऑफ 2, ये निकालना है, तो f ऑफ 4 कितना हो जाएगा, x का वैल्यू पुट करो 4, और नीचे आपको x का वैल्यू पुट करना है 2, ठीक है, तो अल्टीमेटली 4/9 इज द फाइनल आंसर, ठीक है, 4/9 आपका फाइनली आ जाएगा, यस और नो, ये चमक गया, यस, यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस पे। देखो नंबर ऑफ फंक्शंस में मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि कहां पे आपको क्या यूज करना है, ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शन वाले सवाल आते हैं। पहली बात तो आपको बेसिकली ऐसे सवाल आते हैं ना कि एक सेट है, सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, ये वाले जो सवाल है ना ये बहुत पॉपुलर सवाल है, मतलब फंक्शंस में ये वाला जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि फंक्शंस को थोड़ा बहुत ये लोग मिक्स कर देते हैं पीएनसी के साथ, और जहां पे मल्टीपल चैप्टर्स आ जाते हैं वहां पे ऑटोमेटिकली मतलब इंटरेस्टिंग सवाल बनी जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पीएनसी का तड़का लगा के आपको सवाल देखने को मिलेगा जेई मेंस के पेपर में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपको देखो बोल देंगे कि एक सेट ए है, मतलब सवाल ऐसे आएगा, आप इसको ध्यान से समझो, एक सेट ए है,
उसमें कुछ एलिमेंट्स आपको दे देंगे कि भाई ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है या 5 है या 6 है ना, तो कुछ एलिमेंट्स इसमें आपको दे देंगे। और जो सिमिलरली सेट बी है उसमें कुछ एलिमेंट्स आपको दे देंगे। फिर आपको पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बताओ, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस बताओ, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस बताओ, है ना। तो इस तरीके के सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो अब इस तरीके के सवाल में हम सोचेंगे कैसे, तो उसके लिए ये समरी टेबल मैंने यहाँ पे बना दिया है ना। देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस तो हमेशा b की पावर a होता है ऑलवेज, तो ये तो आप डायरेक्टली सीधा सीधा मतलब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, अब सीधा b की पावर a होता है। b की पावर a मतलब इसमें जितने, जैसे मान लो आपको बोलेंगे कि इसमें 5 एलिमेंट है और इसमें 7 एलिमेंट है, तो b मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट है वो b है और इसमें जितने भी एलिमेंट है वो a है। इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 7 एलिमेंट है, तो टोटल हाउ मेनी फंक्शंस वी कैन डिफाइन फ्रॉम a टू b, तो b की पावर a होता है, मतलब 7 की पावर 5 आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसमें 5 है इसमें 7 है तो 7 की पावर 5, समझ गया ना, b की पावर a हमेशा होता है। और अच्छा यहाँ पे 3 अलग अलग केसेस कौन कौन से हैं, तो या तो देखो 3 केस पॉसिबल है राइट, या तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, मैं आपको ये दे सकता हूं कि भाई इधर 4 एलिमेंट है इधर भी 4 एलिमेंट है, तो या तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, या इधर वाले जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ज्यादा होंगे, इधर ज्यादा एलिमेंट है इधर कम एलिमेंट है, या हो सकता है कि इधर ज्यादा एलिमेंट है और इधर कम एलिमेंट है। ये 3 केस ही पॉसिबल है, तो वो तीनों के तीनों केसेस यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए, ठीक है। अब अगर आपको चाहिए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस या नंबर ऑफ वन फंक्शंस, तो वो होते हैं ए फैक्टोरियल। जैसे मान लो इधर भी नंबर ऑफ एलिमेंट ए है, दोनों में सेम है, तो इधर भी 4 एलिमेंट इधर भी 4 एलिमेंट, तो ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे 4 फैक्टोरियल, वन फंक्शन कितने बनेंगे वो भी 4 फैक्टोरियल, ठीक है। सिमिलरली अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है, तो देखो जब भी ए में, आप ऐसे ध्यान रखो, जब भी ए में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है, आप इसको याद भी करने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा समझना तो है ही, बट अल्टीमेटली क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा आपके पास और गलती होने के चांसेस भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड अगर ये टेबल छपा हुआ होगा ना, तो आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को कर पाओगे। अदरवाइज क्योंकि पीएनसी है इसमें, तो कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है, कोई केस छूट गया या कुछ हो गया तो आप कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पाओगे। और जनरली इस तरीके के जो सवाल आते हैं वो न्यूमेरिकल टाइप में आते हैं, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है और ऑप्शंस भी नहीं है ठीक है, मतलब दोनों तरफ से, और पीएनसी का सवाल भी है, तो कहीं ना कहीं मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा लो ही रहता है इस तरीके के सवालों में। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि ये जो टेबल है ना वो आपके दिमाग में छप जाए, तो फिर आपको पता होगा कि अच्छा ये वाला केस पूछा गया है एग्जाम में और उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पूछ रहा है, मतलब मुझे ग्रुपिंग ही करना पड़ेगा, तो आप ग्रुपिंग में ही दिमाग लगाओगे, फिर आप उधर उधर भटकोगे नहीं, समझ गया ना। तो ये टेबल क्यों जरूरी है वो समझो पहले, तो ये टेबल बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप भटक जाओगे इधर उधर और नेगेटिव मार्किंग आ गया तो वो तो और बुरा है ठीक है। तो इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो एक सेट है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है और इधर नंबर ऑफ एलिमेंट कम है, तो आप ऐसे इसको समझो ना कि इधर लड़के ज्यादा है लड़कियां कम है। अगर लड़के ज्यादा है और लड़कियां कम है तो क्या करवाना पड़ेगा, ग्रुप में शादी करवानी पड़ेगी ना, वही एक उपाय है ना। तो इसीलिए ग्रुपिंग करवाना पड़ेगा, इसीलिए ग्रुपिंग मतलब ये जो लड़के हैं उनको बोलना पड़ेगा कि तुम टीम बना के आओ, तुम ग्रुप बना के आओ, पूरी टीम बना के आओ, और ग्रुपिंग करना पड़ेगा, मतलब आप कैसे भी इसको याद करो, ठीक है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ए में कम है और बी में ज्यादा है, तो अच्छा इधर और इधर तो 0 आएगा, है ना। इधर ये बी सी ए मल्टीप्लाइड, ये आसान है ना, वन फंक्शंस आपको बनाने हैं। अब मान लो कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है, यहाँ पे लेटर से 10 एलिमेंट है और इसमें 5 एलिमेंट है, मतलब 5 लड़के हैं और 10 लड़कियां है ना, 5 लड़के हैं और 10 लड़कियां है, और आपको मैपिंग करानी है आपस में। तो आप कैसे कराओगे, तो पहले ये जो 10 लड़कियां है, लड़कियां ज्यादा है ना, तो अब आप क्या करोगे, 10 में से कोई भी 5 लड़कियों को सिलेक्ट कर लो, मान लो ये वाली कोई भी 5 लड़कियां आप सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे 5 लड़के भी है, तो अब उनकी पेयरिंग करा दो। तो पेयरिंग कराने के लिए 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 लड़के 5 लड़कियां, तो आपस में उनकी पेयरिंग करानी पड़ेगी, मतलब मैपिंग करानी पड़ेगी फंक्शंस की लैंग्वेज में बोले तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे, समझ गए। तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट होता है नंबर ऑफ फंक्शन। अब देखो इसके ऊपर किस किस तरीके के सवाल जेई मेंस ने, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है, तो किस तरीके के सवाल आपको यहाँ पे पूछे गए। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको एक सेट गिवन है ई, इसमें 4 एलिमेंट है ना, यहाँ पे
4 एलिमेंट है और इधर 2 एलिमेंट है 1 2, है ना, ये E है, ये F है। अब आपको पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है, इधर नंबर ऑफ एलिमेंट कम है, मतलब लड़के ज्यादा है लड़कियां कम है। तो क्या करना पड़ेगा, ग्रुप्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, है ना। आपको ये वाला केस दिया गया है और आपको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पूछे जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब कैसे करेंगे, तो यहां पे लड़के कितने हैं, 4, 4 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 टीम में ना, क्योंकि लड़कियां 2 ही है, तो टीम वाइज इनको आना पड़ेगा। तो 4 को डिवाइड करो 2 टीम में। अब ये कितने तरीके से मैं कर सकता हूं, अगर मुझे 4 लड़कों को 2 टीम में डिवाइड करना है, अब यहां पे थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर 4 लड़के हैं और 2 टीम बनानी है, तो एक तरीका ये हो सकता है सर कि एक टीम में 1 लड़का और एक टीम में 3 लड़के, तो एक तो ये तरीके हैं टीम बनाने के, या दूसरा तरीका है कि दोनों में 2 2। ठीक है, ये 2 ही तो तरीके हैं भाई, 4 लड़कों में से 2 टीम बनानी है, तो अगर 4 लड़कों में से 2 टीम बनानी है तो ये 2 ही तरीके हैं, 1 3 या 2 2। क्लियर, ऐसा तो कोई नहीं कि 0 कर दिया आपने, 0 नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम 1 तो होना चाहिए ना, तभी तो आप शादी करवाओगे, नहीं 0 कर दिया तो किसकी कराओगे। ठीक है, यस, वैसी लड़कियां कम है, अंडरस्टूड। तो अब बताओ, ये टीम बनानी पड़ेगी। अब टीम बनाने के कितने तरीके होते हैं, तो टीम बनाने के तरीके 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये आ गया। यहां पे कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, लेकिन यहां पे सिंस ये 2 बार है तो एक और 2 फैक्टोरियल आता है। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस इसलिए किया क्योंकि या तो ये होगा ये होगा भाई, या तो आप टीम ऐसे बनाओगे या टीम ऐसे बनाओगे, दोनों एक साथ थोड़ी कर दोगे, या तो 2 2 की टीम होगी या 1 3 की टीम होगी। तो ये टीम बन गई, मान लो कि आपकी टीम बन गई, इसमें 2 जने हैं, इसमें 2 जने हैं, तो 2 टीम आपकी बन गई। अब 2 लड़कियां हैं तो आपस में पेयरिंग करानी पड़ेगी, तो 2 टीम और 2 लड़कियां, तो कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अरेंजमेंट भी तो कराना है ना, तो ये जो लास्ट वाला है वो अरेंजमेंट है, या आप उसको मैपिंग या पेयरिंग भी बोल सकते हो। 2 टीम है और 2 लड़कियां है। अब 2 तरीके हो सकते हैं ना, या तो ये इसके साथ ये इसके साथ, या उल्टा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये इसके साथ और ये इसके साथ, इसीलिए 2 तरीके हैं। समझ गए, तो अल्टीमेटली कितना आएगा, ये सब सॉल्व करो आप, सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो वैल्यू है ये तो 4 है, ठीक है, ये 24/8, तो ये 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल है, मतलब फाइनली कितना, 14 दिख गया आपको, 14 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं, अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ गया तो अगला वाला जो क्वेश्चन है वो आप खुद से एक बार ट्राई करो, जेईई मेंस का ही सवाल है, आपको एक बार दिमाग लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि x डिनोट्स द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट A विच कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। अच्छा, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 1 2 3, ये A वाला सेट है, और दूसरा सेट B विच कंटेन्स 5 एलिमेंट्स। अच्छा, इधर 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, मतलब 3 लड़के और 5 लड़कियां। ठीक है, और x क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तो बताओ x का वैल्यू कितना है, मतलब आपको नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन गिनने हैं। 1 1 फंक्शन कैसे गिनेंगे, लड़कियां ज्यादा है लड़के कम है, तो पहले तो आप लड़कियों में से सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, कितनी लड़कियां है, 5 लड़कियां है, 5 लड़कियां है, लेकिन मुझे 3 लड़कियों को सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले तो, मतलब बेसिकली समझाने के लिए ये सब लड़कियों वाला एग्जांपल, अदरवाइज तो आपको ये 5 एलिमेंट है, उसमें से 3 एलिमेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, कोई भी 3 एलिमेंट आप सिलेक्ट कर लो। मान लो मैंने ये 3 एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए और यहां पे 3 लड़के भी है, तो अब उनकी मैपिंग कर दो, 3 लड़के 3 लड़कियां मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ जाएगा x का वैल्यू, ये आ जाएगा x का वैल्यू। और अब आप बोलोगे सर ये बाकी जो 2 लड़कियां बच गई वो उनकी शादी नहीं होगी ना, उनकी शादी नहीं होगी, आपको नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन गिनना है, ऑन टू फंक्शन नहीं, वो बच जाएगी, मतलब ये एलिमेंट्स बच जाएंगे, उनकी मैपिंग नहीं है, आपको 1 1 फंक्शन गिनने हैं, आपको ऑन टू से क्या मतलब। ठीक है, तो ये समझ में आया। अच्छा, अब y क्या है, अब ये बोल रहा है y डिनोट द टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। अच्छा, y भी 1 1 फंक्शन है, y इज ऑल्सो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम a टू a क्रॉस b। अच्छा, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, ये कितने लोगों को पता है,
ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, तो इसमें 15 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको y क्या है? y इज द टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम a टू a क्रॉस b। मतलब अब यहाँ पे आपका जो सेट है वो a है और दूसरा वाला जो आपका सेट है वो a क्रॉस b है। तो a क्रॉस b में 15 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 15। और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। ठीक है, तो अब 15 गर्ल्स आर देयर एंड 3 बॉयज आर देयर। नंबर ऑफ वन फंक्शन आपको काउंट करने हैं। तो बताओ y का वैल्यू कितना? तो अगेन वैसे ही करना पड़ेगा, सेम कॉन्सेप्ट है। 15 लड़कियां हैं, कोई भी 3 आपको सिलेक्ट, सबसे पहले तो किसी भी 3 को सिलेक्ट कर लो और फिर यहाँ पे 3 लड़के भी है, मैपिंग करानी है। मैपिंग कराने के कितने तरीके? 3 फैक्टोरियल। तो x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। अब आपको बेसिकली रेशियो निकालना है। अगर आप हर एक ऑप्शन में देखोगे तो y बाई एक्स का वैल्यू आपको पूछा है। तो y बाई एक्स का वैल्यू कितना आएगा? तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये वाला नीचे वाला 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। एक बार सॉल्व करके निकालो y बाई एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है। तो 15 इंटू 14 इंटू 13, और कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में करना क्योंकि मैं अपने दिमाग में कर रहा हूँ ठीक है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। इधर 7 है, इधर 2 है, मतलब 91/2 आ रहा है। मतलब मैक्सिमम चीजें तो कैंसिल ही हो रही है। 91/2, तो ये आंसर हो गया ना। ऑप्शन बी इज द आंसर। 91/2 आ रहा है y बाई एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको चमक गया। यस और नो? यस, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? फंक्शंस वाले सवाल भी कर लोगे? बस वही है कि ये जो समरी टेबल है, ये टेबल आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, सो दैट आप एक लीनियर डायरेक्शन में सोचोगे, इधर उधर नहीं सोचोगे। ग्रुपिंग है तो फिर उसी के बारे में सोचो, ये पूछा है तो फिर उसी के बारे में सोचो। और मोस्टली जो सवाल आएंगे ना वो या तो यहां से आएंगे या यहां से आएंगे, ये कोई नहीं पूछेगा आपको। ये सब बहुत चिंदी सवाल हो गए। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कोई नहीं पूछेगा। या तो यहां से सवाल आएगा या इधर से आएगा। तो आपको पूरा टेबल भी याद करने की जरूरत नहीं है। जेई वाले भी तो स्मार्ट है, ऐसा थोड़ी कि खाली टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछ लेंगे जिसका फॉर्मूला आपको एनवी सर ने ऑलरेडी बता दिया है ठीक है, बी की पावर ए थोड़ी पूछेंगे यार, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। यस और नो? वो तो कोई भी कर लेगा, वो सब बोर्ड एग्जाम के लिए है। आपको बस यहाँ पे और यहाँ पे फोकस करना है। तो ये सीखना पड़ेगा और ये सीखना पड़ेगा, है ना। दोनों के ऊपर मैंने आपको पीवाईक्यू भी करा दिया। ये वाला जो पीवाईक्यू है ये उसके ऊपर, इसके ऊपर है, और दूसरा वाला जो था उसमें हमने ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट लगाया ठीक है, तो यही दोनों के ऊपर सवाल आएंगे। इसके ऊपर भी नहीं आएंगे क्योंकि ये 0-0 है। और अगर आ भी गए तो आप 0 मार्क करके आ जाना, और क्या, सिंपलेस्ट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं? आजकल स्पेशली ये इनवर्स और कंपोजिट फंक्शन के ऊपर भी भर भर के सवाल आ रहे हैं। तो ये दोनों ही हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले इनवर्स फंक्शंस। इनवर्स कैसे निकालते हैं? अगर मान लो कोई भी एक फंक्शन आपको गिवन है विच इज समथिंग लाइक 2x + 3, ये फंक्शन आपको गिवन है और इसका इनवर्स निकालना है। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालेंगे? वो बहुत सिंपल होता है, ये मतलब इनफैक्ट सिंपलेस्ट होता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, जो fx है उसको y लिख लो पहले तो, ठीक है, जो fx है उसको हमेशा y लिख लिया करो। तो ये आगे ये फंक्शन है, इसका इनवर्स आपको निकालना है। तो देखो स्टेप नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप होता है, 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप ये होता है कि x और y को स्वैप कर दो, ठीक है, x और y को स्वैप कर दिया, मतलब x की जगह y और y की जगह x। एंड नाउ सेकेंड स्टेप में आपको y निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहां से y निकालो, y का वैल्यू कितना आएगा, y को अकेला करो तो इसको इधर भेजेंगे, है ना। तो y का वैल्यू यहां से आपको दिख गया कि x - 3/2 आ रहा है। तो बस यही आपका इनवर्स है, मतलब आपका जो आंसर है ये आपका इनवर्स आ गया। इस फंक्शन का जो इनवर्स आएगा ना वो ये आएगा x - 3/2। तो ये चमक गया। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, आपको x और y को स्वैप करना है और उसके बाद y एज अ फंक्शन ऑफ x आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इनवर्स अगर आपको निकालना आ गया तो अब उसके ऊपर सवाल देखो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। यहां पे आपको एक फंक्शन गिवन है fx, दूसरा फंक्शन गिवन है gx, 2 फंक्शन गिवन है, और फिर यहां पे बोल रहा है f इनवर्स x प्लस ये g इनवर्स है, ठीक है, f इनवर्स प्लस g इनवर्स इज 13/2।
एफ इनवर्स प्लस जी इनवर्स का वैल्यू 13/2 गिवन है। तो कैसे करेंगे? तो यहां पे ये वाला जो फंक्शन है एफ एक्स, उसका इनवर्स निकालो और क्या। तो आपको ये एफ एक्स गिवन है, एफ इनवर्स निकालो, ठीक है। सिमिलरली यहां पे कर लेते हैं, जी एक्स आपको गिवन है ना, जी एक्स कितना गिवन है, ये गिवन है, इसका इनवर्स भी निकाल लो। तो दोनों का इनवर्स निकाल लो पहले आप आराम से। कैसे निकालेंगे? तो x और y को स्वैप कर देंगे ना, x की जगह y और y की जगह x। तो ये आ गया देखो, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 1, अपने को fx का इनवर्स निकालना है, क्योंकि यहां पे f इनवर्स है, तो f इनवर्स निकालना पड़ेगा ना, तभी तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये इनवर्स निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, एंड देन फाइंड आउट y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो y वाले जो टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लो, तो एक्स वाई माइनस वाई इधर आ गया 3x माइनस 2, ठीक है। तो यहां से y का वैल्यू आ जाएगा, y कॉमन ले लेना, तो 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। तो ये आ गया f इनवर्स, ठीक है। कितना आ गया? 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। fx अपने को गिवन था, तो मैंने उसका इनवर्स निकाल लिया, सिंपल सी बात है। और यहां पे अपने को gx भी गिवन है, तो इसका इनवर्स भी निकाल लो। तो x और y को स्वैप कर दो, स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप किया करो हमेशा। और सेकेंड स्टेप में y निकाल लो एज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये आ गया, तो इसका इनवर्स भी आ गया। अब दोनों का इनवर्स आ गया, तो आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। आपको क्या बोला है? आपको बोला है f इनवर्स x प्लस g इनवर्स x, दिस इज 13/2। ये चमका कि नहीं? तो f इनवर्स कितना है? 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, और g इनवर्स कितना है? वो है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 13/2, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालनी है, और इनफैक्ट x की वैल्यूज भी नहीं, दे आर आस्किंग सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x। तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x, यहां से आपको x की 2 वैल्यू मिलेगी, राइट। ये क्वाड्रेटिक है, ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक बनेगा 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो यहां पे आ जाएगा 6x माइनस 4 और x माइनस 1 एक्स प्लस 3। तो क्वाड्रेटिक दिखा, सॉल्व करना है बस चुपचाप, ये सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 6x माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 13x माइनस 13, ठीक है। चमक गया। तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर, ये हो गया 8x और माइनस 13x, तो माइनस 5 हो गया ना, माइनस 5x, ठीक है। ये आ गया। फिर इसको क्लब कर लो, माइनस 7 और प्लस 13, तो यहां से आ जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये आ गया। और आपको पूछा था सम ऑफ द वैल्यू, तो आप सीधा सम निकाल दो ना, यहां से x की 2 वैल्यू आएगी, तो आपको सम पूछा है, तो सिंस आपको सम पूछा है तो 5 इज द आंसर। मतलब माइनस b बाई ए होता है ना, तो डायरेक्टली यू कैन टेल कि सम इज हाउ मच, सम इज 5, ठीक है। तो फाइनल आंसर 5 आ जाएगा। तो सिंपल, राइट। इनवर्स निकालना आसान होता है, और इसके ऊपर ऐसा नहीं है अगेन कि एक साल में सवाल आया, अगले साल में आता रहता है ये सब, ठीक है। तो मैथ्स काफी आसान है। तो जैसे यहां पे भी आप कर लो, ये भी रिसेंट वाला सवाल ही एकदम, ऐसा तो नहीं कि एकदम 10 साल पुराने सवाल करा रहा हूं मैं आपको। यस, तो ये सब आता रहता है बहुत भर भर के। ये एक फंक्शन गिवन है, ये एक फंक्शन गिवन है, एफ ओ जी का इनवर्स। अच्छा, थोड़ा सा कॉम्पोजिट फंक्शन भी आना चाहिए आपको। तो एक काम करते हैं, पहले ना कॉम्पोजिट फंक्शन में आपको पढ़ा देता हूं थोड़ा सा। तो फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन का क्या मतलब होता है? कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन। जैसे आप देखते हो ना, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, ये सब कॉम्पोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। अब कॉम्पोजिट फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो ये भी बहुत सिंपल होता है। जैसे मान लो आपको एफ एक्स गिवन है 2x प्लस 1, और मान लो कि आपको जी एक्स गिवन है समथिंग मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, मान लो ये गिवन है। तो ये एफ एक्स गिवन है, ये जी एक्स गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप एफ ऑफ जी एक्स निकालो, एफ ऑफ जी एक्स ये निकालो। तो बहुत सिंपल होता है, ये जो x है उसको रिप्लेस कर दो जी एक्स के साथ। भाई ये एफ ऑफ एक्स है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एफ ऑफ जी एक्स। तो जहां जहां पे x है, x को रिप्लेस कर दो जी एक्स के साथ। तो एफ ऑफ जी एक्स
ये आ जाएगा 2 इंटू जी एक्स प्लस 1। ये चमक गया। जहां जहां पे x है मैंने x की जगह gx को डाल दिया, बस और कुछ नहीं किया। x की जगह gx को पुट कर दो और अब इसको सॉल्व कर लो। ये है 2 इंटू जी एक्स और gx का वैल्यू मेरे पास है ही, ये है gx का वैल्यू, तो सब्सटीट्यूट कर दिया एंड देन प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लो, 2x माइनस 2 और प्लस x प्लस 1 और नीचे आ जाएगा x प्लस 1। तो यहां से आपको f ऑफ gx मिल जाएगा। समझ गए ना कॉन्सेप्ट क्या होता है, बस आपको रिप्लेस करना होता है। तो ये f ऑफ gx और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है f o g x। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया f o g। f o g का सिंपल मतलब होता है f ऑफ gx, f के अंदर gx को डाल दो। अब मान लो कल को g ऑफ fx पूछ लिया, तो अगर मुझे g ऑफ fx निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? तो g ऑफ x आपके पास आपको गिवन है क्वेश्चन में, वो ये गिवन है, राइट? तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे fx पुट कर दो, तो g ऑफ fx कितना आ जाएगा? g ऑफ fx आ जाएगा fx माइनस 1 अपॉन fx प्लस 1, ऐसा आ जाएगा। और फिर fx का वैल्यू आप पुट कर देना तो आपको आंसर मिल जाएगा। fx का वैल्यू कितना है? 2x प्लस 1 है, ठीक है। 2x प्लस 1 माइनस 1, 2x प्लस 1 प्लस 1, तो अल्टीमेटली 2x अपॉन 2x प्लस 2 आ जाएगा। 2 को कैंसिल भी कर सकते हो, x अपॉन x प्लस 1, तो ये आ जाएगा। तो चमक गया, आप आराम से निकाल सकते हो। f ऑफ gx निकालना है तो x को रिप्लेस कर दो gx के साथ। कॉम्पोजिट फंक्शन ऐसे ही तो निकालते हैं, ठीक है। अब आप ये वाला क्वेश्चन ही कर लो, पहले इनवर्स वाला ही कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो आपको पहले FOG निकालना पड़ेगा और जो भी FOG आएगा उसका इनवर्स निकालना है, समझ गए? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे fx गिवन है। fx कितना गिवन है? f ऑफ x। ये अपने को कितना गिवन है? f ऑफ x ये गिवन है ax माइनस 3, ये गिवन है। निकालना क्या मुझे निकालना है FOG। FOG मतलब f ऑफ gx निकालना है। तो f ऑफ gx कितना आ जाएगा? f ऑफ gx, तो x को रिप्लेस कर दिया gx के साथ, तो वो आ जाएगा a इंटू जी एक्स माइनस 3। चमक गया ना, मतलब सिंपल होता है। तो यहाँ पे a इंटू जी एक्स, अब gx का वैल्यू है x की पावर b प्लस c, ये माइनस 3, मतलब ओवरऑल यहां से आपका FOG आ गया। कितना आ गया? a इंटू एक्स की पावर b प्लस AC आ जाएगा ये, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3, तो ये अपना FOG आ गया। अब अपने को निकालना है FOG का इनवर्स, इसका इनवर्स निकालना है। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं वो भी आपको आता है, तो वो यहां पे साइड में निकाल के बताओ। तो इसका इनवर्स निकालना ना, तो इसको y मान लो भाई। जिसका भी इनवर्स निकालना होता है उसको क्या कर दे? y मान लो आप। तो ये आ गया प्लस AC माइनस 3, ठीक है। तो अब x और y को स्वैप कर दो, x की जगह y और y की जगह x, तो AC माइनस 3। अब आप निकालो y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो y निकालना, ये इधर शिफ्ट होगा, ये भी इधर शिफ्ट होगा, तो x प्लस 3 माइनस AC, और ये a को भी नीचे भेज देना, और ये y की पावर b है तो पावर 1/b, ये आ जाएगा ना y का वैल्यू। दिख गया कि नहीं? ये आएगा y का वैल्यू। मतलब फाइनली आपका ये जो FOG इनवर्स है वो आ गया। वो कितना आया? वो यहां पे लिख देते हैं x प्लस 3 माइनस AC अपॉन a, और इसकी पावर है 1/b, तो ये आ गया। देखो अल्टीमेटली ये आ गया। और FOG का इनवर्स मुझे क्वेश्चन में भी गिवन है, तो दोनों को कंपेयर कर लो, ठीक है। x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 और इसकी पावर 1/3। तो सिंस अपने को क्वेश्चन में भी गिवन है, कंपेयर कर लो। कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 2 दिख गया, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 दिख गया, b का वैल्यू 3, ये जो 3 माइनस AC है उसका वैल्यू माइनस 7 है, ये ध्यान से करना, माइनस 7। तो 3 माइनस AC इज हाउ मच? दिस इज माइनस 7। तो यहां से AC का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ गया। AC का वैल्यू अगर 10 है और A का वैल्यू 2 है, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना, तो C का वैल्यू 5 आ गया। तो सबका वैल्यू आ गया ना, A B C AC सब आ गया। तो अब आपको ये निकालना है, ठीक है। तो अब आपका रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है? देखो यहां पे देखो, रिक्वायर्ड क्वांटिटी है FOG। FOG मतलब, चलो अभी तो ऐसे लिख लो, FOG और AC। AC का वैल्यू कितना है? AC का वैल्यू 10 है, ठीक है। तो FOG के अंदर जाएगा AC,
और यहाँ पे है GOF, GOF के अंदर है B का वैल्यू कितना है 3, बस सारी वैल्यू पुट करनी थी और अब ये बन गया f ऑफ gx, ऐसे लिख लो बस, और ये है g ऑफ fx, तो ये आ गया और फंक्शन आपके पास आ ही गया राइट। fx और gx क्या है वो तो अपने को क्वेश्चन में ही गिवन है, fx इज ax, तो a का वैल्यू आ गया ना, a का वैल्यू 2 आ गया तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, दिस इज fx। और gx क्या है, gx है x की पावर b और b का वैल्यू 3 आ गया तो x की पावर 3 और प्लस c का वैल्यू कितना है 5 तो प्लस 5, ये है फंक्शन। तो अब आप यहाँ पे g ऑफ 10 निकालो सबसे पहले तो, है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑफ 10, तो g ऑफ 10 आ जाएगा 10 का क्यूब प्लस 5, मतलब कितना आ जाएगा 1005 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और f ऑफ 3 का वैल्यू कितना आएगा, इसमें 3 पुट करना तो 6 माइनस 3 3 आ जाएगा, g ऑफ 3 आ जाएगा और फिर अब इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1005 माइनस 3, ठीक है, 2x माइनस 3 है ये फंक्शन और ये वाला फंक्शन, तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब प्लस 5, तो ये आ गया देखो अल्टीमेटली, तो वी आर गेटिंग 2010 और ये 27 प्लस 5 ये हो गया 32 और 29 आ रहा है ना, माइनस या प्लस 29, तो फाइनली कितना आ रहा है, फाइनली वी आर गेटिंग 2039, ये आ रहा है देखो, सही है 2039, क्या बात है, काफी लोगों को आ गया है एकदम कैलकुलेशन फास्ट है मतलब चलो बढ़िया, ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं, कॉम्पोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन दोनों को मिक्स करके भी सवाल यहाँ पे बना सकते हैं, बस कुछ नहीं है, आपको x एज अ फंक्शन मतलब x और y को स्वैप कर दो एंड देन फाइंड आउट y एज अ फंक्शन ऑफ x और कॉम्पोजिट फंक्शन में रिप्लेस कर दो। कॉम्पोजिट के तो हमने काफी सारे कर लिया ना, ठीक है, तो चमक गया होगा मेरे ख्याल से। एक और सवाल करेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन का, तो ये भी बहुत सुंदर सवाल है ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो अपने को fx गिवन है, बड़ा सा है कुछ फंक्शन, बहुत ज्यादा ही बड़ा है ठीक है, इफ दिस, अब देखो दूसरा फंक्शन डिफाइन कर दिया, इफ gx इज f ऑफ fx प्लस f ऑफ fx, ये बोल दिया, तो आपको निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ g ऑफ 1, अच्छा g ऑफ 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो बताओ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो fx गिवन है, आप fx को यूज करके f ऑफ fx निकालो एक तो, और एक आप f ऑफ fx निकालो, ठीक है, तो ये लेंदी कार्यक्रम हो जाएगा लेकिन लेंदी नहीं होगा, इसमें बस ये ट्रिक थी, मतलब थोड़ा सा ये देखना था, ऑब्जर्वेशनल भी है कि जो fx आपको गिवन है ना उसको आप पहले सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि कॉम्पोजिट फंक्शन इतनी इजी होते हैं और आपको सिखाया जाता है कि भाई x को रिप्लेस करो, अगर आपको f ऑफ fx निकालना है तो आपके दिमाग में यही आएगा ना सबसे पहले कि f ऑफ fx निकालना है, तो सर ने सिखाया था कि x को रिप्लेस कर दो fx के साथ, भाई तभी तो आएगा f ऑफ fx, तो आपके दिमाग में यही चलेगा। लेकिन सर अभी ये भी सिखा रहे कि पहले जो फंक्शन है ना उसको सिंप्लीफाई कर लिया करो, नहीं तो इतना बड़ा फंक्शन कौन मतलब इसमें रिप्लेस करने बैठ गए तो हो गया, तो इसीलिए पहले आपको जो भी फंक्शन दिया गया होता है ना उसको सिंप्लीफाई कर लिया करो, उसके बाद किया करो जो भी करना है। तो 2 लिखा हुआ है, ये 2 दिख गया आपको, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो तो 2 माइनस एक्स की पावर 25 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा आ जाएगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, इधर 2 प्लस एक्स की पावर 25 है ये, और पूरे की पावर है 1/50, ये है देखो आपका फंक्शन, समझ गया ना, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा ना, तो fx आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा x की पावर 50 और होल टू द पावर 1/50, तो ये है आपका fx, सिंप्लीफाई हो गया, देखो सिंप्लीफाई कर लो ना, ये आ गया fx, तो अगर ये fx आ गया तो अब आप निकालो f ऑफ fx, नाउ फाइंड आउट f ऑफ fx, अब ये जो x है उसको रिप्लेस कर दो fx के साथ, तो f ऑफ fx निकालो पहले, तो ये निकालो, तो ये आ जाएगा 4 माइनस fx की पावर 50, ठीक है, जहां जहां पे x है उसको रिप्लेस कर दो आप fx के साथ, ठीक है, तो ये और इसकी पावर 1/50, तो यहां पे बन गया fx की पावर 50, fx की पावर 50 आपको यहां से दिख जाएगा, देखो ये 1/50 है ना,
1/50 पावर को जब इधर भेजेंगे तो 50 हो जाता है, वो रेसिप्रोकल हो जाता है ना, जब 1/50 को इधर भेजोगे तो 50 हो जाएगा। तो fx की पावर 50 ये आपका कितना है, तो ये है 4 माइनस एक्स की पावर 50। ये दिख गया भाई, आपको fx की पावर 50 निकालना पड़ेगा ना, तभी तो ये f ऑफ fx आएगा। तो fx की पावर 50 मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये जो पावर है इसको इधर भेज दिया, तो fx की पावर 50 मेरा आ गया, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 4 माइनस fx की पावर 50 जो है दैट इज दिस, ठीक है, ये आ गया, और इसकी पावर है 1/50। चमक गया, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली x आ गया। तो काफी सुंदर वैल्यू आ गई, f ऑफ fx इज एक्चुअली x, ठीक है, f ऑफ fx जो है वो x है, तो gx आ जाएगा। देखो gx आपको क्या बोला है, gx आपको बोला है f ऑफ fx, तो ये ऐसा बोला है, ठीक है, प्लस f ऑफ fx। तो जो f ऑफ fx है वो तो x आ गया ना, ये जो f ऑफ fx है वो x आ गया, तो ये बन जाएगा fx, और यहां पे खाली x, ये पूरा x है, जो f ऑफ fx है वो x है, तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये gx आ गया। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है g ऑफ 1, वो हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस 1, और f ऑफ 1 यहां से आएगा, ये जो फंक्शन है उसमें 1 पुट कर दो, तो f ऑफ 1 इसमें 1 पुट करोगे तो 3 की पावर 1/50 दिख गया आपको। तो एक्चुअली f ऑफ 1 इसमें 1 पुट करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 की पावर 1/50, ठीक है। तो ये है 3 की पावर 1/50 प्लस 1, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपसे पूछा जा रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, ये वाला जो वैल्यू होगा ये 1 पॉइंट समथिंग होगा ना भाई, आपको √3 का वैल्यू भी बताया, 3 की पावर 1/2 1.7 के आसपास होता है, तो ये 3 की पावर 1/50 है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग प्लस 1 तो 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 2, इसीलिए फाइनल आंसर इज 2, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चमक गया, यस, फाइनली कितना आ जाएगा, फाइनली 2 आ जाएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, 3 की पावर अगर आप करोगे ना 1/50, सो दैट विल बी 1 पॉइंट समथिंग एंड देन 2 इज द आंसर, ठीक है, चमक गया। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये वाला ट्राई करो, चलो ये भी इंटरेस्टिंग है ठीक है, ये भी कॉम्पोजिट फंक्शन का है, और यहाँ पे देखो fx आपको गिवन है, fx गिवन है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये गिवन है, ठीक है, और फिर ये भी गिवन है कि f ऑफ n प्लस 1, f ऑफ, अब देखो जब भी इस तरह की इक्वेशन गिवन होती है ना, आप n का वैल्यू पुट कर दो, n का वैल्यू नेचुरल नंबर बोला तो सबसे पहले 1 पुट कर देना, ठीक है। तो ये अपने को गिवन है, इसमें आप सबसे पहले तो n का वैल्यू 1 पुट करो, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f2 ये है f ऑफ fx, ये आ जाएगा ना, f ऑफ fx आ जाएगा f2, तो f2 निकालो। देखो अपने को फाइनली निकालना है f6 और f7, तो f6 और f7 तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले f2 निकालोगे, फिर f3 निकालोगे, फिर f4 5 6, तो धीरे धीरे करके हमें यहाँ पे आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। तो f2 निकालो पहले, तो f2 इज नथिंग बट f ऑफ fx, यहां पे निकाल लेते हैं, f2 इज नथिंग बट f ऑफ fx, तो ये कितना आ जाएगा, f ऑफ fx, इसको रिप्लेस कर दो fx के साथ, तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1, और x माइनस 1 अपॉन x प्लस, मतलब यहाँ पे x की जगह fx आ जाएगा, चमक गया ना, तो ये आ गया देखो प्लस 1, तो ये अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना, जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, -2/2x, मतलब -1/x आ रहा है, ये आ रहा है -2 अपॉन 2x, तो 2 कैंसिल कर लेना, तो f2 अपना ये आ रहा है, दिस इज f2 ऑफ x, ठीक है। अब f2 आ गया तो f3 कैसे निकालेंगे, f3 के लिए n का वैल्यू 2 पुट कर दो, n का वैल्यू 2 पुट कर दिया तो ये हो गया f3, और यहां पे हो जाएगा f ऑफ f2, तो जो f2 आ गया उसको fx के अंदर डालो, fx के अंदर f ऑफ x ये है, तो x को रिप्लेस कर दो f2 के साथ, समझ गए ना। तो अब इसका वैल्यू कितना आएगा, f2 को डालो fx के अंदर, तो यहां पे आ जाएगा -1/x -1 और -1/x + 1,
तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग -1 माइनस एक्स अपॉन -1 प्लस एक्स, ये आ रहा है ना, -1 प्लस एक्स, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि थोड़ा सुंदर हो जाए, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आ रहा है अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये आ गया F3। अब आप निकालो F4। F4 कैसे निकालेंगे? F4 हो जाएगा f ऑफ F3, यही तो होगा, n का वैल्यू 3 पुट कर दिया बेसिकली इसमें, n की जगह 3, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये निकालो, F3 को डालो F के अंदर, तो ये F3 है, इसको F के अंदर डालेंगे, तो अल्टीमेटली ये कितना आएगा फिर? तो यहाँ पे है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स -1, और नीचे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1, तो ये देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, और इधर 1 प्लस एक्स, नीचे वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, प्लस 1 माइनस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये x आ गया बेसिकली। सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली अब जाके x मिला है। ठीक है, और अभी अगर x मिल गया तो अब F5 कितना आएगा? अब यहां से रिपीटेशन चालू हो जाएगा, तो बस आपको यहीं तक करना था। इसके बाद आप समझ गए ना, अगर आप F5 निकालना चाहोगे तो F5 इज नथिंग बट f ऑफ F4, ये है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, और जो F4 है वो तो x ही है, तो जो F4 है वो x है, तो वापस fx आ गया ना, f इसकी जगह x पुट कर दो, जो F4 आपका है वो किसके बराबर है? जो F4 है वो x है, तो F4 को मैंने x पुट कर दिया, तो F5 आपका ये आ गया। अगर F5 ये आ गया तो F6 क्या आ जाएगा? अब ये वापस fx आ गया, fx के बाद f स्क्वायर के बराबर, मतलब -1/x आएगा, रिपीट होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे -1/x स्क्वायर सीधा ही लिख दो, -1/x, फिर F7 कितना आएगा? F7 ये आएगा इसके बराबर, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसके बाद मतलब रिपीट होना स्टार्ट कर देगा, जैसे ही आपका x आ गया तो x के बाद fx आएगा, fx के बाद f2 आएगा, ये fx मतलब f1, फिर f2, फिर f3, तो जो f6 है वो f2 के बराबर है, f7 है वो f3 के बराबर है, और जो f8 होगा वो वापस आ जाएगा f4 के बराबर, मतलब वापस x आ जाएगा, और यही रिपीट करता रहेगा जन्मों जन्म तक। और आपको क्या निकालना है? ये निकालना है, f6 के अंदर 6 डालना है। ठीक है, तो ये जो f6 है उसके अंदर 6 डालो, तो x का वैल्यू 6 डाल दो, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -1/6, और जो f7 वाला फंक्शन है उसके अंदर 7 डालना है, तो इसके अंदर 7 डाल दो, तो 7 डाल देंगे तो 7 + 1 8 हो गया, और नीचे -6 हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन दोनों को ऐड करना था, जैसे ही आप दोनों को ऐड करोगे, -1/6 है और -8/6 है, मतलब ये -9/6 -3/2 आ जाएगा। ठीक है, -3/2 इज द फाइनल आंसर। अरे चमका कि नहीं? चमक गया होगा मेरे ख्याल से, यस और नो? फाइन, तो आंखों में चमक आ गई, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली कॉम्पोजिट फंक्शन सिंपल ही होते हैं, बस आपको फंक्शन के अंदर फंक्शन पुट करते जाना है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, रुकना नहीं है, बस पेन चलता रहा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, अब हम आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखो 2 टाइप के सवाल है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो पॉपुलर सवाल की बात करते हैं। एक तो आईटीएफ की इक्वेशंस बहुत आती है, आईटीएफ की इक्वेशंस, और एक क्वेश्चन आता है समेशन ऑफ सीरीज वाले। वो दोनों ही हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इक्वेशंस में कितने लोगों को दिक्कत आती है? इक्वेशन मतलब ऐसी कुछ ना कुछ एक इक्वेशन पकड़ा देंगे कि भाई एक आईटीएफ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक इक्वेशन आपको गिवन है, और इसके कभी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेंगे, कभी सम ऑफ सॉल्यूशन पूछेंगे, तो इसी कभी सॉल्यूशन ही पूछ लेंगे कि भाई बताओ क्या सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आपको यहाँ पे आईटीएफ में बहुत ज्यादा मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी सॉल्व करना तो आपको ऑलमोस्ट, मतलब मान लो मोर देन 60% क्वेश्चन तो यही मिलेंगे आपको, है ना, यही। और बाकी के जो 30-40% बच गया वो आपको समेशन ऑफ सीरीज वाले मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन या सम ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाएगा। तो आप इस सवाल पे मत जाओ, आप बेसिकली मेथड सीख लो
मेथड क्या होता है, इस तरीके का कोई भी सवाल आ जाए, मतलब आपको कुछ भी इक्वेशन पकड़ा देंगे, आपको बोलेंगे साइन इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स इक्वल टू समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा दे देंगे, है ना। कुछ भी एक इक्वेशन गिवन होगी, टेन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स इक्वल टू सीक इनवर्स, बन गया एक सवाल, ठीक है। या कॉस इनवर्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स, समझ गए। कुछ भी एक इक्वेशन पकड़ा देंगे और फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन या सम ऑफ सॉल्यूशन टाइप का सवाल आएगा, ठीक है। अब इसमें आपको 1000 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर 1000 क्वेश्चन में हर बार इक्वेशन अलग होगी, तो आप मेथड सीख लो ना, व्हाट इज द मेथड। तो मेथड देखो मैं आपको बता देता हूं, जो मेथड है वो थोड़ा सा आप इसको एनवी स्टाइल में सीखो, ठीक है। क्योंकि इसके अगेन मतलब हजारों मेथड है, मार्केट में आपको अलग अलग मेथड मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपके सारे सवाल बन जाए और आराम से बन जाए, मतलब ये नहीं कि टेंशन लेना पड़े ज्यादा। तो देखो मेथड हमारा थोड़ा सा अलग है। मैं बेसिकली आपको हमेशा ये बोलता हूं कि पहले तो आपको जो दिमाग में आ रहा ना वो लगा लो, आपको स्टार्टिंग में कुछ टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ा टेंशन यही होता है कि कहीं ये फंक्शन ही अनडिफाइंड हो गया तो, राइट। क्योंकि डोमेन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, डोमेन की आती है। कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो कुछ कंडीशन में ही लगते हैं, है कि नहीं, कुछ कंडीशन फुलफिल होगी तभी वो फॉर्मूलाज लगेंगे। तो सबसे पहले तो आईटीएफ के जो फॉर्मूलाज होते हैं ना उसकी एक लिस्ट भी बना लेना। वो लिस्ट तो खैर आपने बनाई रखी होगी, नहीं बनाई है तो बना लेना, क्योंकि फॉर्मूलाज तो आपको चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो वो तो याद करने ही पड़ेंगे, और वो आपको ही करने पड़ेंगे। उसमें मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सारे फॉर्मूला बता सकता हूं, बट याद तो आपको ही करने पड़ेंगे, ठीक है। बट हाँ, हम मेथड डिस्कस करते हैं। कोई भी ऐसी मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको पकड़ा देंगे। तो पहला स्टेप यही है कि जो आपके मन में आ रहा है ना वो लगाओ। स्टार्टिंग में आप टेंशन मत लो, जो फॉर्मूला आपके दिमाग में, जैसे आपके दिमाग में यहाँ पे आ रहा है कि सर मैं साइन इनवर्स एक्स को लिख देता हूँ पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो लिख दो। आपके दिमाग में आ रहा है ना, लिख दो, है ना। ये किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक काम करता हूं मैं तो ऐसे करूंगा, कॉस इनवर्स एक्स है और ये वाला भी कॉस इनवर्स है, तो मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा और फिर कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो लगा लो। तो जो आपके दिमाग में आ रहा है लगा दो, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो ऐसे करना है, ऐसे करो। या फिर आपको साइन इनवर्स को लिखना है पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो वो लिख लो, कैसे भी कर लो। मतलब स्टार्टिंग में जो भी फॉर्मूला आपको चमक रहा है वो लगा दो, ज्यादा टेंशन मत लो और आंसर निकाल लो, ठीक है। तो कैसे करें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई भी एक लगा देते हैं, यहाँ पे जैसे मान लो कॉस इनवर्स एक्स -2, तो मैं बेसिकली साइन इनवर्स को ही कन्वर्ट कर लेता हूँ कॉस इनवर्स में, क्योंकि इधर भी कॉस इनवर्स है। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसको हम पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख देते हैं। साइन इनवर्स एक्स को मैंने लिख दिया पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और यहां पे है कॉस इनवर्स 2x, ठीक है। तो यहां तक तो कोई टेंशन नहीं है। अब ये कॉस इनवर्स एक्स और यहां से 2 कॉस इनवर्स, तो 3 कॉस इनवर्स एक्स आ गया, 3 कॉस इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा -पाई। दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x, ये आ गया। अब इसके बाद भी मतलब अगेन जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो लगाओ आप फॉर्मूला, मतलब लगाते जाओ जब तक x का वैल्यू नहीं आ जाता है, आपको रुकना नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं आप सोचो। इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि ये जो कॉस इनवर्स है उसको आप इधर शिफ्ट कर लो, तो कॉस बन जाएगा। कॉस इनवर्स को मतलब बेसिकली हमने दोनों तरफ कॉस ले लिया, ठीक है। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमने दोनों तरफ कॉस ले लिया, तो ये कॉस इनवर्स शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, तो ये कॉस बन गया और उधर खाली आपका 2x बचेगा। तो अब ये कैसे निकालेंगे, तो ये लिखा हुआ है cos ऑफ a माइनस बी, देखिए ना cos ऑफ a माइनस बी। अब cos की प्रॉपर्टी होती है कि cos ऑफ a माइनस बी लिखो या b माइनस a लिखो, cos माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, समझ गए। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, उल्टा लिख दूं, पाई माइनस 3 cos इनवर्स x लिख दूं, ये लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू 2x आ गया, ठीक है। तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये बन गया cos ऑफ पाई माइनस थीटा, इसको थोड़ी देर के लिए पूरे को थीटा मान लो। तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, वो तो माइनस कॉस थीटा होता है, कास्ट रूल, ठीक है। तो कास्ट रूल लगा दो आप यहाँ पे, रिड्यूस कर दो इसको। तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस और 3 cos इनवर्स x, ये आ गया, दिस इज इक्वल टू 2x। अब इसको आप ट्राइंगल बना के कर लो,
ट्राइंगल बना के कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स को कुछ थीटा मान लो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, तो अगर इसको थीटा मान लिया तो ये बन गया माइनस कॉस 3 थीटा, है ना। इसको थीटा मान लिया मैंने, अगर मैंने इसको थीटा मान लिया तो ये आ गया, दिस इज इक्वल टू 2x। और कॉस 3 थीटा क्या होता है, देखो यहां पे करते हैं, माइनस कॉस 3 थीटा, दिस इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही तो होता है, एंड दिस इज इक्वल टू 2x। अब यहां से cos थीटा है क्या, इसको उधर भेजो, x इज इक्वल टू cos थीटा, तो cos थीटा तो एक्चुअली x है, cos थीटा इज नथिंग बट x, तो माइनस ये बन गया 4x क्यूब, और ये आ गया देखो, दिस इज इक्वल टू 2x। तो यहां से आ गया माइनस 4x क्यूब प्लस 3x, और इसको भी इधर ले आओ तो माइनस 2x इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया माइनस 4x क्यूब प्लस x इक्वल टू 0, है ना। तो x कॉमन ले लो तो बचेगा 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से x की आपको 3 वैल्यू दिख गई, एक 0 आएगा, एक 1/2 और एक माइनस 1/2। तो स्टार्टिंग में आपको यही करना होता है, स्टार्टिंग में क्या करना होता है, आप बिंदास बस सिंप्लीफाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फाइनली आपका कुछ वैल्यूज आ जाएगी। अब लेकिन ध्यान रखना कि यहां पे खत्म नहीं हुई है कहानी, अब कहानी स्टार्ट हुई है ठीक है। तो अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी आपके सॉल्यूशंस आए हैं क्या वो इसमें एक्चुअली सेटिस्फाई करेंगे, मतलब क्या ये यहाँ पे जो भी टर्म जैसे कॉस इनवर्स है, साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स 2x भी है, तो उनके डोमेन में सेटिस्फाई करना चाहिए ना। ये कॉस इनवर्स तो तभी डिफाइंड होगा जब x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो भी अपना x का वैल्यू आ रहा है वो -1 और 1 के बीच में तो है, मतलब इस कॉस इनवर्स को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये डिफाइंड है हर जगह। साइन इनवर्स के अंदर भी x है, तो ये वाला जो x है वो भी -1 और 1 के बीच में होगा, तभी ये डिफाइंड होगा, राइट। तो यहाँ पे अगेन मतलब आपको पुट बैक करके चेक करना पड़ेगा कि वापस ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो एक एक सॉल्यूशन आपको चेक करना पड़ेगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, यहाँ पे लेकिन तीनों के तीनों सेटिस्फाई कर जाएंगे। वैसे भी आप देख लो डोमेन में भी लाई कर रहा है ना, कॉस इनवर्स x है तो x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में तो ऑलरेडी है ही, है ना। साइन इनवर्स x भी डिफाइंड होगा क्योंकि -1 और 1 के बीच में तो है ही, और 2x का वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। 2x का वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, मतलब x का वैल्यू -1/2 और 1/2 के बीच में लाई करना चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी है ही, अपना ±1/2 ही आ रहा है जो कि वहां पे इंक्लूडेड है। तो इसीलिए यहाँ पे तीनों के तीनों जो सॉल्यूशंस है ना वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, ये भी एक्सेप्टेड, ये भी एक्सेप्टेड, ये भी एक्सेप्टेड, इसीलिए इसका जो आंसर आएगा, आपको सम पूछा था राइट, आपको पूछा है सम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसीलिए सम का आंसर आ जाएगा 0। बट अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि इस सवाल पे फोकस मत करो, ये इक्वेशन हर साल चेंज हो जाएगी और ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। आपको मेथड समझ में आया ना, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो लगा, दोनों तरफ कॉस ले लो, दोनों तरफ साइन ले लो, दोनों तरफ टैन ले लो, किसी को थीटा मान लो, ये सब अप्रोच होता है। जैसे यहाँ पे हमने थीटा मान लिया, यहाँ पे हमने दोनों तरफ कॉस ले लिया, है ना, दोनों तरफ साइन ले लो, ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स कर लो। तो ये सब तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, या ट्रिग्नोमेट्री चिपका दिया करो, अल्टीमेटली ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लिया करो, वो ज्यादा इजी पड़ता है, ट्राइंगल बना के कन्वर्ट कर लो, तो वहां से x की वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। एक और सवाल करेंगे, ये आप खुद से करोगे, और अगर इसका आंसर आ गया तो फिर कॉन्फिडेंस भी साथ साथ आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक इक्वेशन मुझे गिवन है और वो है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अगेन इसको सॉल्व करने के इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं, आपके दिमाग में जो आ रहा है वो आप लगा दो, कोई रोक टोक नहीं है इसमें, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करें बताओ, तो मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है कि दोनों तरफ साइन ले लो, आप इधर भी साइन ले लो और इधर भी साइन ले लो, आप दोनों तरफ ले लो, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स, तो ये x हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x। अब आप tan इनवर्स x को थीटा मान लो थोड़ी देर के लिए, तो tan इनवर्स x को थीटा मान लो, तो x हो जाएगा tan थीटा,
और tan इनवर्स x को आपने थीटा माना ना, तो इधर थीटा पुट कर देना, ये आ जाएगा sin 2 थीटा, राइट। इसको थीटा मान लिया मैंने, देखो तो ये बन गया sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है। और tan थीटा का वैल्यू x है, तो ये जो tan थीटा है वो x है, तो ये आ गया, देखो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ गया। और अगर ये आ गया तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, इसमें देखो एक तो x कैंसिल हो रहा है, अब दोनों तरफ से अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो वो भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन है x इक्वल टू 0, एक सॉल्यूशन ये है। अब आप कैंसिल कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो दो सॉल्यूशन और आएंगे, एक 1 और एक -1, तो टोटल कितने सॉल्यूशन है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको पूछा था, और इसीलिए आपके 3 सॉल्यूशन आ रहे। अगर किसी ने इसका आंसर कर दिया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है 3, तो उसके -1 आएंगे, +4 तो नहीं आएंगे, क्योंकि -1 को तो हटाना था ना यार, आपको इंटरवल भी तो गिवन है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्टेड है, ये भी एक्सेप्टेड है। भाई आप यहां पे देखो ना, -1 पे ओपन है, तो आप -1 को क्यों गिन रहे हो, -1 पे ओपन है ना, तो उसको नहीं गिनना है, चमक गया। इसीलिए ये दो आंसर है, और इन दोनों को भी आप वापस पुट करके देखा करो हमेशा। जैसे इसमें 0 डालूंगा, साइन इनवर्स 0 0 होता है, tan इनवर्स 0 वो भी 0 होता है, 0 इक्वल टू 0 आ गया ना, सेटिस्फाई कर रहा है। अब 1 डालो, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, और 2 टाइम्स tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 π/4 होता है, π/4 का डबल π/2, तो मैच कर रहा है दोनों तरफ, इसीलिए ये दोनों एक्सेप्टेड है। तो हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो और चेक करो, सेटिस्फाई करेगा तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो भगा देंगे, समझ गए। यस, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं समेशन ऑफ सीरीज पे। समेशन ऑफ सीरीज वाले सवाल कैसे करेंगे, समेशन ऑफ सीरीज वाले जो सवाल है वो भी बहुत इजी होते हैं। इसमें देखो अगेन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड बताऊंगा, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और आपको इस तरीके के सवाल भी बहुत मिलते हैं। जेई मेंस तो क्या, ये तो आपको जेई एडवांस के पेपर में भी मिलेंगे, ठीक है, तो एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें क्या करना होता है, देखो पहला स्टेप यही होता है कि आप जनरल टर्म लिख लो। हालांकि यहाँ पे जनरल टर्म तो ऑलरेडी गिवन है, मतलब सिग्मा के फॉर्म में लिख लो और जनरल टर्म लिख लो। तो पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका tan ले लेंगे, और फिर इसकी लिमिट ले लेंगे। तो एक एक करके करते हैं। पहले तो ये सिग्मा पे फोकस करो, r इक्वल टू 1 से लेके n। तो पहला स्टेप आपका यही होता है कि आप जनरल टर्म लिख लो। यहाँ पे जनरल टर्म ऑलरेडी गिवन है, इसीलिए मुझे पहला स्टेप करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑलरेडी गिवन है, राइट। ये आ गया। अब सेकेंड स्टेप ये होता है, सेकेंड स्टेप को बेसिकली हम लोग बोलते हैं चालाकी वाला स्टेप। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है चालाकी वाला स्टेप, #चालाकी। तो चालाकी करनी पड़ेगी ठीक है, मतलब कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा जिससे कि ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मेट में आ जाए। मतलब बेसिकली ये फॉर्मूला होता है ना, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चालाकी लगानी पड़ेगी जिससे कि स्प्लिट हो जाए। तो बताओ ऐसा क्या करे, यहाँ पे ऐसा क्या करे कि मजा आ जाए। मतलब तो यहां से r कॉमन ले लो। देखो 1 तो आपको चाहिए ना, जो 1 है तो 1 तो मुझे चाहिए, तो मैं 1 को टच नहीं करूंगा भाई, जो मुझे चाहिए वो वहां पे ऑलरेडी है, तो मैं उसको डिस्टर्ब क्यों करूं, है ना। तो 1 मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, यहां से r कॉमन ले लो। तो r कॉमन ले लोगे तो r प्लस 1 आ गया, और ये जो ऊपर वाला 1 है उसको आप ऐसे लिख दो, r प्लस 1 माइनस r, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो यही वाला फॉर्मेट आ गया ना, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये वाला फॉर्मेट आ गया। मतलब अब ये स्प्लिट हो जाएगा, तो अब ये बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और इसमें r का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके n तक जा रहा है। तो पहला स्टेप क्या है, जनरल टर्म। दूसरा स्टेप क्या है, चालाकी। ये चालाकी आपको सोचनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब ये आसान है। आपको क्या करना है, इधर 1 क्रिएट करना है। अगर आपने 1 को क्रिएट कर लिया ना, तो इधर जो भी है उसको फैक्टराइज करो।
तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फैक्टर्स आना चाहिए और ऊपर आपका डिफरेंस आना चाहिए, इधर x इंटू वाई और ऊपर x माइनस वाई। तो दो नंबर आपको फिगर आउट करने पड़ेंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन है नीचे और जिनका डिफरेंस है ऊपर, और अगर ऐसा कर पाए तो डिफरेंस में ये स्प्लिट हो जाएगा, और जैसे ही स्प्लिट हो जाएगा तो अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं हैशटैग बारिश। तो बारिश हो जाएगी और बारिश में सारे के सारे जो टर्म्स है वो बह जाएंगे, मतलब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बारिश करवा दो आप। कैसे करवाते हैं बारिश, तो आर का वैल्यू पुट करोगे ना, आर का वैल्यू देखो 1 से लेके n तक जा रहा है, तो पहले आर का वैल्यू 1 पुट करो। आर का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, चमक गया। फिर आर का वैल्यू 2 पुट करो तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। ठीक है, तो यही ये ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में आपको आर का वैल्यू पुट करना है n, आर का वैल्यू n पुट करना है। ठीक है, आर का वैल्यू n पुट कर दिया और अब इन सबको ऐड कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे सिग्मा चाहिए, समेशन चाहिए, राइट। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा और फाइनली है ना, ये खाली डायगोनल वाले टर्म्स हमेशा आपके बच जाएंगे, बीच में जितने भी होंगे सब कैंसिल, ये दोनों कैंसिल कैंसिल कैंसिल, मतलब ये बारिश हो गई और बारिश का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो सारे टर्म्स उसमें बह जाएंगे, बचेगा बस ये डायगोनल वाले बचते हैं हमेशा। ठीक है, तो डायगोनल वाले बचेंगे, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, ये आ गया देखो। तो ये आपका समेशन आ गया। अब समेशन आ गया तो उसका tan लेना है और फिर उसमें लिमिट भी है। ठीक है, तो इसका tan लेना है आपको और फिर इसमें लिमिट भी है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो आप जैसे ही n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे ना, ये बन जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, पाई बाई 2 होता है, ये सबको पता है। tan इनवर्स इन्फिनिटी इज हाउ मच, पाई बाई 2। तो ये आ गया देखो, तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू कितना आएगा, ये है tan, और इसका भी वैल्यू पुट कर दो ना, tan इनवर्स 1 होता है, पाई बाई 4 होता है ये, tan इनवर्स 1 इज एक्चुअली हाउ मच, पाई बाई 4। तो आपका कितना आ गया, tan ऑफ पाई बाई 4 बन गया ये। ठीक है, tan पाई बाई 4, इसीलिए जो आपका फाइनल आंसर है वो 1। चमक गया। तो आराम से आप ये बारिश वाले सवाल जो है वो भी कर लोगे, है ना। एक और सवाल करेंगे, ये वाला ट्राई करो। चलो, यहाँ पे आपको जनरल टर्म गिवन नहीं है तो लिखना पड़ेगा। अभी देखो, अभी पता चलेगा कि लिख पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो अब बताओ। चलो, यस, तो अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये वाली जो सीरीज है ना, इसका सम मुझे निकालना है, राइट। तो इसको थोड़ी देर के लिए s मान लो आप, ये जो सीरीज है इसको s मान लो, और tan इनवर्स में कन्वर्ट किया करो हमेशा। ये cot इनवर्स और ये सब अपने को नहीं पसंद है, तो कोई भी सीरीज आ जाए आपको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको tan इनवर्स के टर्म्स में लिखेंगे तो tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा, राइट, रेसिप्रोकल हो जाएगा, tan थीटा cot थीटा रेसिप्रोकल होता है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे tan इनवर्स 1/8 आ जाएगा। फिर अगला वाला जो टर्म है वो tan इनवर्स 1/18 है। ठीक है, फिर tan इनवर्स 1/32 है। तो किसी को जनरल टर्म चमक रहा है क्या, ऐसे करते 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 100 टर्म्स तक अपने को जाना है, 100 टर्म्स तक अपने को फाइनली जाना है। तो जनरल टर्म किसी को चमक रहा है, 2 है, 8 है, 18 है, 32 है, तो कैसे बनेगा जनरल टर्म। देखो, या तो इसमें दो तरीके होते हैं कि या तो आपको दिख गया ऑब्जर्वेशन, है ना, जैसे कुछ लोगों को ये दिख जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 है ना, 2 होता है 2 इंटू 1 स्क्वायर, ये 8 होता है 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये है 2 इंटू 3 स्क्वायर, है ना, ये है 2 इंटू 4 स्क्वायर। ये कुछ लोगों को ये दिख जाएगा, दिख गया कि नहीं, कितने लोगों को दिख गया। ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन ले लो तो जनरल टर्म आपको पता चल जाएगा। अब ये कुछ लोगों को ही चमकता है, जिनको मतलब अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो सीधा दिख जाएगा आपको कि हाँ भाई ये ऐसा लिखा हुआ है। बट अगर नहीं चमका तो इसका प्रॉपर मेथड क्या है सर, इसका प्रॉपर मेथड भी है। अगर आपको ये नहीं चमकता है, वैसे तो आपको चमक गया कि भाई 1/2r², मतलब बेसिकली जनरल टर्म इसका आएगा क्या, इसको अगर मैं सिग्मा फॉर्म में लिखूंगा तो tan इनवर्स 1/2r², ये है जनरल टर्म, वेयर r इज गोइंग फ्रॉम 1 to 100, क्योंकि आपको सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स आपको
पूछा गया है तो ये आ जाएगा वैसे तो। बट अगर किसी को आप देखो ना, आर का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, आर का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 स्क्वायर वो 8 हो जाएगा, आर का वैल्यू 3 पुट करो ये आ गया, आर का वैल्यू 4 पुट करो 1/32 आ गया। तो जनरल टर्म ये है, बट ये ऑब्जर्वेशन से हर बार तो चमकेगा नहीं, तो उसका दूसरा उपाय है मेथड ऑफ डिफरेंस, जो हमने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था ना, मेथड ऑफ डिफरेंस। मतलब बेसिकली एक शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बताया था जिससे जनरल टर्म निकलता है, राइट? याद है कि नहीं? तो 2 है, 8 है, 2 8 18 32 ऐसे जा रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6, इनका 10, इनका 14, फिर इनका डिफरेंस 4, इनका डिफरेंस 4 और इनका डिफरेंस 0। तो जनरल टर्म कैसे निकालता है? tn, tn यहां से आ जाएगा, 2 को एज इट इज 6 को मल्टीप्लाई करेंगे n-1 से और 4 को, है ना, ये चारों नंबर को बेसिकली मल्टीप्लाई करता है, तो 2 फिर 6 फिर अगला आएगा 4 और इधर n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। भाई ये मेथड किसी को नहीं आता है तो वो सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर देखेगा, वहां पे ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, ठीक है? ये शॉर्टकट मेथड होता है, इससे जनरल टर्म आ जाएगा। देखो निकालो, तो ये 6n-6, ठीक है, और इधर आ जाएगा 2 इंटू n² माइनस 3n प्लस 2। तो अल्टीमेटली देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 -6 हो गया -4 और ये हो गया +4, तो ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, ये -6n और +6n, तो वही आ गया ना, 2n² आ गया, दिख गया, 2n² आ गया। तो 2n² लिखो या 2r² लिखो, एक ही बात है ना, हम बेसिकली r में डील कर रहे हैं, तो 2r²। तो अल्टीमेटली आपका जनरल टर्म यही आएगा, 2n² इन द डिनोमिनेटर, ठीक है? चमक गया, ये जनरल टर्म आ गया। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया कंप्लीट, पहला स्टेप तो हो गया। अब दूसरा स्टेप होता है चालाकी वाला स्टेप। तो चालाकी कैसे करेंगे? इसमें कुछ ऐसा करो कि मतलब स्प्लिट हो जाए, मजा आ जाए, कुछ ऐसा करो कि ये डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स में आ जाए। तो वो कैसे करेंगे? यहां पे लिखा हुआ है 1/2r², तो अब कुछ ऐसा करो कि किसमें कन्वर्ट हो जाए, ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जब तक इसमें कन्वर्ट नहीं होगा ना वो स्प्लिट होगा ही नहीं। तो आपको हमेशा ये दिमाग लगाना चाहिए कि ऐसा कुछ बन जाए। अब ऐसा कैसे बनेगा सोचो, है ना? तो एक तरीका मैं ये सोच सकता हूं कि सर मैं एक काम करता हूं, इधर मैं +1 और -1 कर देता हूं ताकि 1 मेरा क्रिएट हो गया, इसको मैं फैक्टराइज कर लूंगा, है ना? ऐसा किसी के दिमाग में आ सकता है, बिल्कुल। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो इसके फैक्टर्स आएंगे √2r -1 और √2r रूट में आ जाएगा ना, बेसिकली ये प्रॉब्लम है, ये आ जाएगा √2r -, ये रूट वाले टर्म्स आ जाएंगे और ऊपर भी आपका 1 बनेगा नहीं, क्योंकि √2r +1 है और √2r -1 है, दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो 2 आता है, 1 तो आएगा नहीं, है ना? इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तो 2 है ना, 1 नहीं है। तो इसमें बेसिकली बात नहीं बन रही है, कुछ और आपको सोचना पड़ेगा, ये तो काम नहीं कर रहा है। और कोई उपाय? यहाँ पे आपके पास 2r² है और अगेन कुछ ऐसा करो कि 1 आ जाए। अगर आपने 1 बना लिया ना तो बस मोटा मोटा आपका बाकी सारा काम तो हो जाता है, ठीक है? तो 1 बना लो, कुछ ना कुछ करके नीचे 1 आ जाए। यहाँ पे 1 नहीं दिख रहा मुझे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये √2 में चला जा रहा था ना, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ पहले तो, ताकि रूट वाले टर्म्स ना आए। तो इसीलिए क्या करो, ऊपर नीचे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 4r² हो जाएगा, चमक गया ना, ये हो जाएगा 4r², ऊपर हो जाएगा 2। तो ऐसे लिख लो 2/4r², ये कर सकते हैं। और अगर ये कर दिया तो अब आप इसमें +-1 कर दो, +1 और -1, अब ये फैक्टराइज हो जाएगा, है ना? 2r -1 2r +1, देखो ये हो गया फैक्टराइज हो जाएगा 2r -1 और 2r +1। तो ये सब एग्जाम में सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे कितना, यहाँ पे ऊपर लिख दो इन दोनों का डिफरेंस, तो 2r +1 और -2r -1। तो अल्टीमेटली ये 1 क्रिएट कर दिया करो, इधर 2 फैक्टर आ जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में और ऊपर दोनों के डिफरेंस। तो आ गया ना #चालाकी वाला स्टेप आपको फाइनली चमक गया। तो अब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स दिस माइनस tan इनवर्स दिस, ये आ गया।
और अब इसमें r का वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले r का वैल्यू कितना पुट करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप r का वैल्यू पुट करो 1, इसमें r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 3 और ये tan इनवर्स 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। फिर इसमें पुट करो tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 आ जाएगा। r का वैल्यू 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, ऐसे करते करते लास्ट में r का वैल्यू आपको 100 पुट करना है ना, अप टू 100 आपको जाना है। तो 100 पुट करेंगे तो 200 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 201 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इधर 200 माइनस 1 तो 199 आ जाएगा बेसिकली ये। और अब सबको ऐड कर दो बारिश। ठीक है, तो जैसे ही मैं सबको ऐड करूंगा ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सब कुछ ही कैंसिल हो जाएगा, है ना। आपका बचेगा बस ये और ये, हमेशा डायगोनल, अगर इधर एक बच गया मतलब यही वाला बचेगा ऑलवेज। ठीक है, तो आपका आ गया tan इनवर्स 201 माइनस tan इनवर्स 1, ये आ गया फाइनली। और ये किसका वैल्यू आया, ये तो s का वैल्यू आया ना, और s हमने इसको माना था, मतलब cot इनवर्स अल्फा इक्वल टू s है और s का वैल्यू आपका आ गया। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली आपके पास ये बन गया कि cot इनवर्स अल्फा वो आपको गिवन है कि भाई वो ये जो सीरीज का जो भी समेशन आएगा उसके बराबर है। तो सीरीज का समेशन मेरे पास कितना आ रहा है, tan इनवर्स 201 माइनस tan इनवर्स 1। तो अब अल्फा का वैल्यू निकालो। तो अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये वाला। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये कितना बन गया, ये बन गया tan इनवर्स 200 और नीचे 202 आ गया। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, ये आ गया tan इनवर्स 100 अपॉन 101। और अब इसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, मतलब रेसिप्रोकल कर लो। रेसिप्रोकल करेंगे तो 101 अपॉन 100 आ गया, और इधर आपके पास कितना है, कॉट इनवर्स अल्फा। तो दिख गया, कितने लोगों को दिख गया, अल्फा का वैल्यू ये आएगा, अल्फा का वैल्यू आएगा 1.01, यही तो आ रहा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 101 अपॉन 100 मतलब 1.01, 1.01 इज द फाइनल आंसर। इतना बड़ा सवाल है ना, जो कि आपको जेई, मतलब यही सेम सवाल क्योंकि जेई एडवांस में भी आ चुका है पहले। ठीक है, सेम कॉपी पेस्ट इन्होंने कर लिया। अब ये तो सोचा ही नहीं कि बच्चे को उतना टाइम भी तो दो फिर। ठीक है, बट हाँ ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो रिलेटिव है, आपका कंपटीशन रिलेटिव। अगर दूसरा बच्चा कर पा रहा तो आपको करना है, अगर कोई भी नहीं कर पा रहा तो फिर आप भी छोड़ दो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा एग्जाम में कि इसको करे कि बाद में करे कि छोड़ दे। ठीक है, बाकी लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो उसके हिसाब, मतलब उस पर डिपेंड करता है, राइट, क्योंकि रिलेटिव है, आपकी जो परसेंटाइल होती है वो भी रिलेटिव है, दूसरों के रिस्पेक्ट में आपने कितना अच्छा किया है ना, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस करे, जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे, है ना, हमने कोशिश करी है कि बहुत सारे हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करें, एंड साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चंस जो रीसेंट वाले क्वेश्चंस है उनकी भी प्रैक्टिस करते चले। ठीक है, तो डेफिनेटली आई होप कि जो जेई ब्रीफ की सीरीज है वो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लग रही होगी। इसके नोट्स आप डाउनलोड कर लेना और शॉर्ट नोट्स बना लेना। जो भी हमने मेथड्स पढ़े हैं वो आप अपने शॉर्ट नोट्स में डाल देना, जैसे रेंज का कॉन्सेप्ट हो गया, डोमेन का कॉन्सेप्ट हो गया, कॉम्पोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, फंक्शनल इक्वेशन, काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर करी है। जो भी चीज़ें कवर करी है उनको शॉर्ट में आप अपने शब्द में, सवालों पे मत जाओ, अगेन कॉन्सेप्ट पे जाओ। जो भी कॉन्सेप्ट आपने आज की क्लास में सीखा उसको कहीं अपनी डायरी में या कहीं शॉर्ट नोट्स में उसको डाल देना, सो दैट जस्ट बिफोर एग्जाम आप उसको रिवाइज करके जाओ, ताकि आपके आंखों के सामने पूरा चैप्टर आ जाए, है ना, कि इस चैप्टर में ये 5-6 कॉन्सेप्ट होते हैं जो सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे होंगे बट इंपॉर्टेंट वाले कौन से हैं उनको आप स्पेशली रिवाइज करके जाओ। तो आज की क्लास में जितने भी हमने डिस्कस करे ना वो सब सुपर इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको रिवाइज करके ही जाना है। ठीक है, चलिए बाकी अगली क्लास में मिलेंगे, है ना। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलेंगे फिर अगले चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर बाय द वे हम स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट्स। ठीक है, अभी आपका पूरा कैलकुलस ही चलेगा, तो हमने यहाँ पे पूरा कैलकुलस ही सबसे पहले खत्म करना है।
तो फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आज हमने कवर किया है। अगली क्लास में हम करेंगे लिमिट और उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन, एओडी, इंटीग्रेशन, सारे चैप्टर्स हम लाइन से एक एक करके पढ़ते जाएंगे। बस आपको थोड़ा रेगुलर रहना पड़ेगा, है ना, एक प्रॉपर टाइम टेबल आप भी बना लो एंड डेफिनेटली वो जो रेगुलरिटी है उसको मेंटेन रखो, देन मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक